मतलब मैं रिस्क लेकर बैठा हूँ कम से कम 30-35 लाख का, और मेरे अकाउंट में जो कैपिटल थी वो उससे आधी थी सिर्फ। अब टीचर के पास मैं गया, ऐसे मैंने मैम को समझाया कि मैम मेरा ना ऐसे मतलब स्टॉक मार्केट के है वो ट्रेडिंग पोजीशन है, तो वो मेरे को स्क्वेयर ऑफ करनी है, तो आप मेरे को 15 मिनट बाद सिर्फ जाने दोगे बाहर 2 मिनट के लिए। तो मैम ने सीधा एक आंसर किया, मैम कहते बेटा 15 मिनट बाद आ जाना क्लास में, कोई इतनी जल्दी नहीं एग्जाम देने की। हमेशा उस स्टॉक में पैसा ज़्यादा बनता है जो कि न्यूज़ में नहीं है। यार कई पॉडकास्ट में लोग कहते हैं कि सर आप इतने यंगस्टर्स को क्यों लेके आते हो, इन्होंने क्या सिखाना है हमें, हमें आता है, इनसे ज़्यादा तो आता है। कोई एक्सपीरियंस बंदा लेके आओ, कोई स्ट्रेटजी बताएगा हमें, कोई साइकोलॉजी बताएगा, दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन ये यंगस्टर जो है ना दोस्तों, ये आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में शायद बहुत कुछ ज़्यादा ना सिखा पाएँ, लेकिन ये पक्का सिखा देंगे कि सीखना कितना ज़रूरी है, सीखा जा सकता है। और अगर आप सही एज पे सीखना शुरू कर देते हो तो आप अपने आप को सेट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग जर्नी के लिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, दैट्स द पॉइंट इज़ कि यू हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। 14 साल के 16 साल के लड़के लड़कियां आते हैं, दे टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, वो बताते हैं कि कब से शुरू किया, कैसे देखना शुरू किया, घर वालों से सपोर्ट मिली नहीं मिली, क्या चैलेंजेस थे उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। कई बच्चे स्कूल में बैठ के टाई पहन के इंटरव्यू दे रहे हैं यार। दैट्स इंडिया, दैट्स स्टॉक मार्केट फॉर इंडिया, कि किस तरह से हमारा जनरेशन लेके चल रहा है, इसको ये सीखना है। आज जो हमारे साथ हैं अक्षत महाजन, ये भी यंग है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स यूट्यूबर्स बन जाते हैं। ये यूट्यूबर हैं और ट्रेडर बन गए। ये 8 साल की उम्र में CNBC और बिजनेस चैनल देखा करते थे और इनके रिश्तेदार पूछते थे अच्छा ये शेयर बताओ। अब छोटे बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, बता देते हैं। आगे चल के जब इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उससे पैसा कमाना शुरू किया, 2000 रुपये की सिप शुरू की, म्यूचुअल फंड में पैसा शुरू किया डालना, उस 2000 को 10,000 रुपये तक लेके गए, पैसा बढ़ाते रहे टाइम पे टाइम, स्टॉक मार्केट की टेक्निकलिटीज़ को समझा। 2019 में ऑप्शन बाइंग में आ गए। ऑप्शन बाइंग में एक बार पोजीशन ले ली 30 लाख रुपये की, 12 लाख रुपये पड़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में। ये डर था कि सुबह उठूंगा तो सारा का सारा पैसा जो है ब्लो हो जाएगा। SGX निफ्टी का कुछ दिक्कत आ गया था इनको, लेकिन नहीं हुआ रिकवर, मतलब मोरलेस इसका नुकसान नहीं हुआ। मतलब पॉइंट हियर इज कि ऐसे रिस्क, ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसा माइंडसेट शुरुआत में ही दोस्तों। और 2000 की सिर्फ यूट्यूब से पैसा खुद कमा के लड़का 14 साल का कर रहा था उस टाइम पे, अभी तो बड़े हैं। बट दैट इज वॉट दिस पॉडकास्ट सीरीज इज टीचिंग यू दोस्तों। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस। आपको स्ट्रेटजीज भी सिखाएंगे, साइकोलॉजी भी सिखाएंगे, लेकिन ये भी सिखाएंगे कि सीखना कितना जरूरी है। अक्षत महाजन के साथ इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अक्षत पंजाबी मुंडा ओके, you're 20 राइट? 20 साल की हो ना? हाँ जी सर। स्टिल यंग, वेरी वेरी यंग। और शायद आपने देखे होंगे वीडियोस अक्षत जिसमें वी हैव यंगर 15 साल के 16 साल के भी लड़के, टीनेजर यार, लड़के भी क्या बोलूँ मैं, बच्चे ही हैं, बट सीधा स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में बच्चे नहीं हैं वो, लाइफ में शायद होंगे, स्टॉक मार्केट के तो बड़े हो रहे हैं वो। बट एनीवे, आपके केस में अक्षत क्या मतलब, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हो, दैट्स प्राइमरीली आपका एक नीश बन चुका है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इससे पहले ऑप्शन बाइंग भी की है, इक्विटी में भी गए होंगे, डिलीवरी या इंट्राडे किया होगा। तो पहला जब एज क्या थी आपकी स्टॉक मार्केट को लेके जब आपने सुना होगा, और परसेप्शन क्या था? जनरल क्वेश्चन होता है, यही सवाल पूछते हैं हम पहला। तो आपका क्या इकोसिस्टम क्या था आसपास? सबसे पहला तो जो लाइफ का जो सबसे पहला इंटरेक्शन था स्टॉक मार्केट के साथ, वो काफ़ी पुराना है। वो मेरे को भी एक्चुअली इतना याद नहीं अच्छे से, बट इट वाज अराउंड 2010 के आसपास की बात है, 9-10 के आसपास की, जब वो बूम था सारा 2003 से लेकर वो वाला, उसके बाद के क्रैश के टाइम की बात है। सो मैं तब कुछ ऐसा, मेरे को ना कुछ हो गया था, बीमार हो गया था मैं, जिस कारण से मैं कुछ महीने के लिए बेड रेस्ट पे था। तो मेरे को अभी याद है कि मैं वो पूरा जो बेड रेस्ट का पीरियड था, मैं सिर्फ ये टीवी पे ये चैनल्स देखता था, जी बिजनेस और CNBC। अरे बट उस टाइम पे तो यू वर लाइक 7-8 साल के ना? हाँ जी बिल्कुल। मेरे को अभी खुद भी याद नहीं है कि मैं क्यों करता था वो, और मेरे को क्या ही उसमें दिखता था। बट मेरे को ऐसा लगता है मैं वो जो मूविंग नंबर्स होते हैं उससे थोड़ा फैसिनेट होता था। बट ये था कि मेरे को जो भी स्टॉक के नाम होते थे, स्टॉक के प्राइजेस होते थे, वो याद हो गए थे तब। हालांकि मेरे को पता कुछ नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। मेरे को अभी भी याद है, मैं इन्फोसिस का बहुत ट्रैक करता था कि इन्फोसिस का क्या प्राइस चल रहा है। एक शेयर होता था रैनबैक्सी करके, हाँ दवाई, उसको मैं ट्रैक करता था। और मेरे कई बार रिलेटिव्स आते थे, वो मुझसे पूछते थे कि इसका क्या प्राइस चल रहा है, इसका क्या प्राइस चल रहा है, तो मेरे को याद होता था। बट मेरे को अभी याद नहीं कि वो 8 साल का मैं था तो मेरे को कैसे होता था, बट वो मेरा एक फर्स्ट इंट्रैक्शन था। हालांकि मेरे को तब समझ कुछ नहीं थी कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है और ये क्या ही चीज़ है, बट एक कह लो कि शौक सा था, थोड़ा फैसिनेशन था।
बट उसके बाद फिर कभी वहाँ पे इतना हुआ नहीं. देन इट केम टू लाइक 2017-18 जहाँ पे ये था कि मेरा जो एक चैनल था यूट्यूब वाला, वहाँ से मैंने थोड़ी अर्निंग करनी शुरू करी. और देन मेरे को एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करना चाहिए. सो देन आई केम टू नो अबाउट कि हाँ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है. बट वही बात है कि जैसे घर पे बात करी तो घर वालों ने तो यही कहा कि ये सट्टा होता है, बिकॉज भाई ये सबने सुन रखा है कि हाँ किसी के चाचा के गए, किसी के मामा के गए. सो उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने मेरे को कहा कि इससे अच्छा तुम मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे अच्छे से इन्वेस्ट कर दूंगा, जहाँ भी तू कहेगा जैसे कहेगा तेरे को मैं अच्छा रिटर्न ला कर दे दूंगा, तू बस मेरे को पैसे देता जा हर मंथ. बट मेरे को था कि नहीं, कुछ करना है, ऐसी इसी फील्ड में जाना है, स्टॉक मार्केट में करना है. सो 2017-18 में मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना शुरू करा. एंड देन मैंने अपनी फर्स्ट SIP म्यूचुअल फंड में करी. तुम 8 साल के थे जब तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पूछ रहे हैं कि वो मज़े के लिए पूछ रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. हाँ, मतलब उनको पता था कि ये ऐसे पढ़ता है, देखता है वो. हाँ, और वो पूछते थे. इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पूछते थे, वो देखते थे बच्चा देखो 8 साल का बच्चा, इसको शेयर प्राइस. हाँ. वैसा वाला ना. हाँ, वैसे ही. ओके. और मेरे ख्याल से 2017 में यू वुड बी अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड. हाँ, 15 ईयर्स ओल्ड. तो उस टाइम पे यू आर हैविंग ए यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो तुम्हारा म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट आ गया था 14-15 साल की उम्र में. बिल्कुल. कौन सी क्लास में थे? बिल्कुल. लाइक इट वाज 9th मिड में था मैं, 9th के आसपास, 9th क्लास. मैं सोच रहा हूँ यार इंडिया की जनरेशन को क्या हो क्या गया है. मतलब पैदा होते ही तो सीरियसली मेरे को लगा कि यूर्स गोना से कि मैं तो जब मम्मी के पेट में था तभी मेरे को पता लग गया था स्टॉक मार्केट क्या है. नहीं ऐसा नहीं आएगा. मैं कह रहा हूँ एक टाइम आएगा, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा कोई मुझे यूट्यूब पे मिलने वाला है जो मुझे कहेगा कि सर मैं तो तभी सुन गया था, मेरे को तो तभी समझ गया. एनीवे 17-18 में म्यूचुअल फंड आ गए. ओके, फिर? हाँ, सो वहाँ पे क्या है कि मैंने पहले लाइक 2000 रुपये मंथली SIP शुरू करी. धीरे धीरे उस अमाउंट को इंक्रीज़ किया 3000, 5000 एंड विद इन फ्यू मंथ्स मैंने 10,000 की SIP तक कर दिया कि हर महीने मेरा 10,000 म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है. और ये सारा अमाउंट मैं अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर रहा था. और इसलिए पेरेंट्स को भी नहीं था कि हाँ हमारा पैसा लगा रहा है, या वो मेरे को रोक नहीं रहे थे इतना. मतलब वो कहते तो थे कि हाँ तू पैसा डुबो कर ही आएगा, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है. बट स्टिल मेरे को था कि चलो मैं एटलीस्ट अपने पैसे लगा रहा हूँ तो इतना कोई इशू होगा नहीं. बट 1-1.5 साल मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया. और वो टाइम वैसे ही ऐसा था कि जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट्स गिर रही थी, बिकॉज वो 2017 के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ऊपर गए थे और फिर उसके बाद मार्केट गिर ही रही थी. बट मेरा शुरू से एक ऐसा व्यू था कि मेरे को 2-3 साल के लिए इस मार्केट में आना ही नहीं है. मेरा व्यू शुरू से ही था कि 15, 20, 30 साल के लिए कम से कम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सो मेरे को वो छोटी मोटी मूवमेंट्स कभी इतनी बोदर करी नहीं, बिकॉज तब मेरा ट्रेडिंग की साइड पे तो था ही नहीं. मेरे को तब सिर्फ था इन्वेस्टमेंट करनी है फिलहाल के लिए. देन 1-1.5 साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया. उसके बाद मैंने शुरू किया स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना कि शेयर्स क्या होते हैं. आपने 14-15 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए करनी है, मैं 2-3 साल के लिए नहीं करूँगा. यार ये कैसे थॉट प्रोसेस आ सकती है एक 15 साल के बच्चे को? ये मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें होता है कई बार ना, लाइक आपसे एक नेचुरल बिहेवियर होता है आपका, वो चीज़ है. शुरू जैसे मेरा एक नेचुरल बिहेवियर है कि मेरे में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था वो 14 की एज में शुरू किया था. और पहले 1 साल तक मेरे को अराउंड सिर्फ 700 से 800 सब्सक्राइबर्स मिले थे. बट स्टिल मैं कोई डिमोटिवेटेड नहीं था, कुछ नहीं था. मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा था रेगुलरली. एंड उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में 800 सब्सक्राइबर से मैं 50,000 पे पहुंच गया. वाह. तो इसलिए वो पेशेंस वाला सिनेरियो मेरे में था कि कोई बात नहीं, काम करते रहते हैं. तो इस तरीके से वो एक नेचुरल बिहेवियर है. तो वो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो तो मेरा लाइफ में गुस्सा आता है. गुस्सा आता है, कई बार आता है. बिल्कुल. कभी कभी आता है, रेगुलरली आता है? नहीं, रेगुलरली नहीं आता है. कई बार मैं मतलब ऐसे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन पे गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो उन पे नहीं करता हूँ. बट यस, कई बार आ जाता है. कैसी चीज़ें होती हैं जिस पे गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है? जिसका पता है कोई एंड रिजल्ट है ही नहीं. अगर इस पर हम बहस करेंगे भी, गुस्सा करेंगे भी, तो कोई एंड रिजल्ट उसका निकलने नहीं वाला है. तो फिर वैसी चीज़ों पे गुस्सा करके क्या फ़ायदा है? आई थिंक इससे बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि घर पे माहौल कैसा है. तो आई थिंक एक काम माहौल में बंदा काम ही रहेगा, पेशेंस अपने आप आएगी. बिल्कुल. मैं एक्चुअली काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारी जो फैमिली है वो शुरू से ऐसे हैं जो कि हर कोई इकट्ठा रहता है, इकट्ठे बैठते हैं. हमारे जैसे अलग अलग रहने वाला सिस्टम है ही नहीं. हम मैं अपने अगर पापा से या अपने मम्मा से, बड़े भाई से कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ से रिलेटेड, बिल्कुल बेझिझक होकर मैं कर पाता हूँ. सो वो एक काफ़ी ऐसा मतलब इन्वायरमेंट है मेरे हिसाब से जो बहुत सारी फैमिलीज़ में नहीं होता है कि हम अपने मदर से, फादर से कुछ बातें करने में झिझकते हैं. बट यहाँ पे मेरे ऐसे फैमिली में नहीं था सिस्टम वो वाला. सो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई कि जैसे अगर मैंने अपने पापा से भी बात करनी है कोई कि मेरे को ये चीज़ करनी है, वो करनी है, तो मैं आराम से कर पाता हूँ. और वो भी सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए काफ़ी. अपने करियर को लेके क्या कर रहे हो तुम? अभी फ़िलहाल मैं स्टडी वाइज तो BCom कर रहा हूँ फाइनल ईयर.
उसके अलावा मैं जो है वो अपना कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में हूँ, इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ एंड अपना ट्रेडिंग वाला सारा जो है वो कर रहा हूँ। यूट्यूब जब शुरू किया तो घर वालों ने सपोर्ट किया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि साइड बाय साइड करते जाओ, बस स्टडीज़ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो लकीली मेरा 3-4 साल जो भी मैंने किया 9th से लेकर 12th तक स्टडीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 10th में भी मैंने अच्छा स्कोर किया, 12th में भी अच्छा स्कोर किया। और ऐसा था कि मैं बिकॉज अब जब मेरे को पता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ, घर जाकर मेरे को वीडियोस क्रिएट करनी है, सो मैं ज़्यादातर अपना काम जो है स्कूल में ख़त्म करके आता था कि जो भी है अगर कोई टेस्ट मिला है उसको कोशिश करना है कि स्कूल में पढ़ के आऊँ, बिकॉज पता है घर जाकर कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियोस क्रिएट करनी है। और स्कूल का टाइम काफ़ी लाइक हेक्टिक होता है, आप सुबह जाते हो 7-8 बजे और शाम को 3-4 बजे वापस आते हो, तो ऑलरेडी आप काफ़ी टायर्ड हो जाते हो। तो इसलिए फिर वो मैनेज करता गया मैं साथ साथ में, एंड स्टडीज़ भी चलती गई एंड कंटेंट क्रिएशन भी चलती गई। सो इसलिए घर वालों ने सपोर्ट किया काफ़ी कि साइड बाय साइड करते जाओ, बस ये नहीं करना है कि हाँ इसी को अपनी अभी ज़िंदगी बना लो, बिकॉज अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बट वो सपोर्ट काफ़ी उन्होंने किया। मतलब स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है बट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है घर पे कि यू कैन डू योर ओन थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो है वहाँ पे। वही चीज़ है यार, घर का माहौल हैज़ अ लॉट टू डू। एनीवे कमिंग बैक, फिर स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश करने लग गए थे। हाँ, 2008 मेरे को एक चीज़ थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को एक्चुअली काफ़ी डराया था, स्पेशली पापा ने, कि भाई इधर तो सब सट्टा हो रहा है, तू मतलब सारा पैसा खत्म करेगा अपना। सो मेरे को भी था कि यार अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा उनका, इसलिए वो बोल रहे हैं। सो मेरे को था करना जो भी है वो सीख कर करना है, बिना सीखे कुछ नहीं करना है। और दूसरी चीज़ थी कि पैसे मेरे अपने थे, तो अपने पैसे जब वो तो फिर तो वैसे थोड़ा बंदा और ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए मैंने 2018 में सीखना शुरू कर दिया। और पहले मैंने जब सीखा, पहले मैंने टेक्निकल सीखा, फंडामेंटल सीखा। टेक्निकल के लिए मैंने कोर्स किया था एक, सो वहाँ से मेरे को टेक्निकल्स की समझ आई थोड़ी बहुत, उसको फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और इनिशियली मैंने बिल्कुल जो कहते हैं ना डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में नहीं गया, मैंने कुछ महीने जो है वो सिर्फ कैश ट्रेडिंग करी, कि अगर मेरे को कोई स्टॉक अच्छी जगह पे मिल रहा है, प्राइस पैटर्न है कोई या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, सो उस पर अपना कैश में उसको लेकर स्विंग किया या पोजिशनल जिस तरीके से भी किया उसको रख दिया। उसमें यह था कि कोई लीवरेज नहीं है, कोई ज़्यादा लॉस होने का डर नहीं है, जितना अपना डिफाइंड लॉस है उतना ही हो सकता है। सो वो कुछ महीने मैंने वो किया। अब उससे क्या है कि मैं एक मार्केट के टच में आना शुरू हो गया कि हाँ मैं रेगुलरली मार्केट्स को ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और एक चीज़ थी कि तब मैं था तो स्कूल में ही, +1 +2 मेरी चल रही थी, तो ट्रेडिंग का मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, बिकॉज सारा दिन तो मैं स्कूल में हूँ, तो मैं यही चीज़ कर सकता था, तो मैं वो करता गया धीरे धीरे। अब देन जब 12th मेरी खत्म होने वाली थी ऑलमोस्ट, देन मैं थोड़ा सा हुआ कि चलो अब जो भी पैसे हैं म्यूचुअल फंड में भी ठीक ठाक इकट्ठे हो चुके हैं, और अभी मेरे पास कुछ है भी है कॉर्पस, तो उसको मैं जो है वो ट्रेडिंग की साइड थोड़ा सा लगा कर देखता हूँ। साइड बाय साइड क्या है कि मैंने अपना एक स्टॉक पोर्टफोलियो बना लिया हुआ था, जो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहा था कि हाँ इसको तो मैं कंटिन्यू करूँगा अगले 5-10 साल के लिए, और इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला है भी नहीं कि इसको प्रॉफिट बुक करना है, वो मैं लंबे टाइम के लिए लेकर चल रहा हूँ। सो देन 2019 के मिड से लेकर लास्ट तक ये पीरियड था जहाँ पे मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा एंटर हुआ, और एंट्री मेरी हुई ऑप्शन बाइंग के थ्रू, बिकॉज वही है कि मैंने कहा चलो थोड़ा शुरू करते हैं, पैसे कम लगेंगे इसमें और ट्राई करके देखते हैं। और एक चीज़ थी जिसने मेरे को तब ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, कि जैसे मैं कई बार देखता था कि एक दिन में कोई स्टॉक 5% 10% गया है ऊपर, तो उसके OTM कॉल्स जाकर मैं देख रहा हूँ कि यार ये देखो ये तो एक दिन में 5 गुना हो गया है, एक दिन में 6 गुना हो गया, तो अगर मैंने भी ये लिया होता तो पैसा इतना हो जाता। तो वो चीज़ मेरे को फैसिनेट करी, और बस मैंने भी जाकर OTM कॉल्स OTM पुट्स वगैरह बाय करने शुरू किए। और विद इन लाइक 1 से 2 महीने मेरे को पता लग गया कि मैं ये बिल्कुल गलत कर रहा हूँ और ये कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब बिकॉज मैंने वहाँ पे 2-3 बार अपने काफ़ी हाथ जलाए। एक बार क्या हुआ था कि रिलायंस की एक थी लाइक ऑप्शन थी, कॉल ऑप्शन थी, वो रिलायंस लाइक काफ़ी एक थोड़ा कंसोलिडेशन में था, और मेरे को था कि यहाँ से अब ब्रेकआउट आएगा और कुछ ना कुछ इसमें बनेगा मेरा अच्छा। सो मैंने एक ऑप्शन बाय कर ली, 1 लॉट मैंने बाय किया। अब मेरे को तब इतना आइडिया नहीं था कि ऑप्शन में कैसे लाइक वो टाइम फैक्टर होता है, क्या चीज़ें होती हैं कि एक्सपायरी के पास आकर वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। सो मैंने वो बाय कर ली। अब मैं देख रहा हूँ रिलायंस खड़ा हुआ है एक जगह पे, थोड़ा बहुत ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, मेरी कॉल वहीं पे है। देन मेरी कॉल जो है 50% गिर गई। अब मेरे को वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह का आइडिया नहीं है कि हाँ स्टॉप लॉस भी लगाना है, कुछ करना है, बिकॉज बस मैंने अभी टेक्निकल सीखा है। मेरे को बाकी चीज़ों का पता नहीं है कि अपना रिस्क कैसे देखना है, साइकोलॉजी क्या है। तो वो 50% गिर गई। अब मैं सोच रहा हूँ चल यार अभी 10 दिन है एक्सपायरी को, अगर एक दिन भी 4-5% ऊपर गया तो मैं एटलीस्ट लॉस रिकवर कर लूँगा। फिर वहाँ पे मैंने करी दूसरी गलती, मैंने उसको किया एवरेज, कि चलो अब 50% तो गिर ही गई है तो यहाँ पे इसको और एवरेज करते हैं। सो वहाँ पे मैंने और एवरेज किया, करते करते लाइक मेरे पास 1 लॉट के बजाय यहाँ पे 4 से 5 लॉट हो गए। और मेरी जो ऑप्शन जो मैंने लाइक इनिशियल प्राइस बाय किया था, वहाँ से मेरी ऑप्शन अभी 90% नीचे है, और एक्सपायरी को बच गया सिर्फ 2-3 दिन, और मैं उस ट्रेड में से 95% के लॉस पे निकला बाहर। जितना पैसा मैंने लगाया था 95% मेरा गया उसमें। एक्सपायरी तक वेट किया या खुद निकल लिए? हाँ,
एक्सपायरी के दिन वो मेरी स्क्वायर हुई है, मतलब 11-12 बजे दोपहर को स्क्वायर हुई है, और ब्रोकर ने कहा है कि भाई कर दो, अब नहीं जाने वाली है ऊपर, तो उन्होंने मेरे को कहा कर दो अब स्क्वायर। पेशेंस यहाँ पे पेशेंस थोड़ी खराब कर गई गेम। बिल्कुल वही, मेरे को पता लग गया कि ऑप्शन बाइंग पेशेंस वाली गेम है नहीं, और मेरा एक नेचुरल बिहेवियर है थोड़ा पेशेंस वाला, सो इसलिए ये मेरे से नहीं होगी। हो जाएगी तो थोड़ा मैं सीखूंगा तब हो जाएगी, फिलहाल मेरे लिए नहीं है। सो वो एक ट्रेड था जहाँ पे मेरी बिल्कुल आंखें खुल गई ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। हालांकि मैंने शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया भी था कि चलो कभी 2000-3000 बन गया ऑप्शन बाइंग में, बट मेजर ऐसा जो लॉस हुआ ना, तो वहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि अब इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है ऑप्शन बाइंग को। सो वो एक लॉस के बाद मैंने ऑप्शन बाइंग को रोक दिया, एंड देन मैंने समझना शुरू किया कि इसके अलावा क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो मेरे को एक चीज़ पता थी कि मेरा एक तो मेरे पास पेशेंस है, दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को टेक्निकल्स की ठीक ठाक समझ है थोड़ी सी, ठीक है। सो देन मैं गया, मेरे पास कैपिटल भी थी, सो कैपिटल थी, ये पेशेंस थी। सो मैंने देन सोचा कि चलो अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज एक्चुअल में क्या देखो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए हमें थोड़ा डराया जाता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अनलिमिटेड रिस्क है या आप बर्बाद हो सकते हो, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक कैश का ही लाइक अपग्रेडेड वर्जन है। बस ये है कि वहाँ पे आपको लीवरेज मिल रही है थोड़ी सी, अगर आपको वो लीवरेज संभालनी आती है तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपके लिए नॉर्मल है। यहाँ पे अगर मैं कैश में लाइक कोई फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की अभी एग्जांपल लें, तो अभी रिलायंस का लो 250 का है, तो अगर आप रिलायंस के 250 शेयर्स बाय करते हो तो आपको 6-7 लाख रुपया देना पड़ रहा है अप फ्रंट, बट अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो 1-1.5 लाख देना पड़ रहा है। बट आप उसको ऐसे ट्रीट करो कि मैंने 6 लाख ही दिया है, आप अपने अकाउंट में उतना बैलेंस रखो, चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो बट उसको कैश के तरीके से ट्रीट करो। ओके सो मैंने ये करना शुरू किया। लाइक मेरे पास अगर ये कैसे पता लगा? ये एक्चुअली मैंने ना जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनका नाम अगर मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। हाँ, तो मैंने शुरू से जो है सुनील मिगलानी सर जो है, अरे पूरा उनकी वीडियोस इंडिया काफ़ी फॉलो करता है उनको, तो वो तो गुरु हैं। हाँ, उनको मतलब उनकी साइकोलॉजी जो है वो आपको पता ही है वो कितनी उनकी वो है एज है। सो ये सारी चीज़ें मैंने उनकी वीडियो से सीखी थी, उनकी जो पुरानी वीडियोस हैं। एक्चुअली मैं ना जब ये सारी चीज़ें मैं जब कर रहा था 2018-19 में, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मार्केट से ही सीख रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ डेली। मैं कम से कम 7 से 8 घंटे का कंटेंट देखता था। लाइक घर आ जाता हूँ। पढ़ाई कब करते थे? स्कूल पढ़ाई मैंने बताया स्कूल में, वो स्कूल में चल रही है। 7-8 घंटे? हाँ, 7-8 घंटे, मतलब घर आ रहा हूँ 4-5 बजे फ्री हो रहा हूँ, उसके बाद चाहे मैं कोई अपना काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ में कोई ना कोई वीडियो सुन रहा हूँ, साथ साथ में कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, वो साथ साथ में चल रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है। रात को भी सुन रहा हूँ, बस यही चीज़ कर रहा हूँ बिकॉज पता है कि सीखना है। सो सुनील मिगलानी सर की अराउंड मेरे हिसाब से भी चैनल पे 600-700 वीडियोज़ हैं, और उनकी वीडियोज़ मैंने हर वीडियो शायद 2-2 बार देख रखी है बिकॉज उसमें नॉलेज इतनी है। इसी तरीके से जैसे आपके पॉडकास्ट हैं, आपकी पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो मैंने देख रखी हैं सारी। इसी तरीके से जैसे एक सर विवेक बजाज सर हैं, हाँ। बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल से मार्केट में हैं, तो मैंने तो इनसे ही सीखा है सब कुछ। मार्केट ने तो सिखाया है, बट इन लोगों से मैंने बहुत सीखा है। सो इसलिए ये सारी मेरी लर्निंग साथ साथ चल रही थी, और ये साइकोलॉजी मैं बिल्ड कर रहा था कि हाँ कैसे होगा। तो इसलिए मैंने फ्यूचर्स 8 घंटे रोज, और ये कितने टाइम तक किया? कम से कम 1.5 साल 2 साल। ओ माय गॉड। और अभी भी करता हूँ, अभी भी मेरा डेली का जो लाइक ऐसे कंटेंट की कंजम्पशन है वो डेली 2-2.5 घंटे की है। मतलब एक पॉडकास्ट तो मैंने सुनना है दिन का, फिर चाहे वो आपका हो, चाहे फिर वो विवेक बजाज का फेस टू फेस हो, या चाहे और जो लोग बना रहे हैं वो हो, सुनना है, एक तो सुनना ही है। मेरे को ये सुन के लग रहा है कि पेशेंस एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है बंदे का, ह्यूमन नेचर का, जो कि ज़्यादा काउंट होता है नहीं। हम लालच और डर की बहुत बात करते हैं स्टॉक मार्केट के इमोशंस में ना, लेकिन यार पेशेंस बंदे में अगर है, ये पेशेंस ही दिखा रहे हो ना आप कर रहे हो, आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं इसके, आपने पैसा कमाना थोड़ी शुरू कर दिया वीडियो देख के, बट आपको था कि यार आई नीड टू गो थ्रू दिस जर्नी फॉर अ लॉन्ग टाइम। 18-20 महीने किया ना, और 18-20 महीने में जितने भी दिन है उसको अगर आप 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वी गेट अ लॉट ऑफ आवर्स दैट यू हैव पुट इन इस चीज़ को जानने के लिए। बिल्कुल। और सुन रहे हो, एक पॉइंट इन टाइम पे वो आपका पार्ट बने जा रहा है। जब स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में आओगे तो शायद जितनी पढ़ाई स्कूल में करके आए हो उससे ज़्यादा कितनी पढ़ाई ये क्लासेस से हो गई आपकी। एग्जैक्टली। वेल डन यार, वेल डन। एनीवे देन व्हाट, फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स में क्या हुआ, मैंने कुछ महीने तक किया, और मैं उसको ट्रीट ऐसे करता था कि ये मेरी कैश की पोजीशन है, उसके लिए मेरे को पूरा मार्जिन भी रखना है, और अगर मेरे पास जैसे 7 लाख रुपये तो मैं एक ही लॉट पे ट्रेड करूँगा। ये नहीं है कि मेरे को 1.5 लाख में एक लॉट मिल रहा है तो मैं 3-4 लॉट ले लूँ। सो उसको मैंने कैश के तरीके से ट्रीट किया, तो मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और मैं कर रहा था तब, कोई हैज नहीं, कोई कुछ नहीं, और पोजिशनल, मतलब ओवरनाइट का पूरा रिस्क लेकर जा रहा हूँ। रात को कुछ भी हो जाता है, कोई भी गैप डाउन गैप अप होता है मेरे अगेंस्ट, तो वो मैं रिस्क लेकर जा रहा हूँ। बट तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि हाँ ये गैप अप भी हो सकता है, इतना ज़्यादा गैप डाउन भी हो सकता है।
सो कुछ महीने मैंने किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। सो मेरे को एक चीज़ पता लग गई कि चलो ये चीज़ मेरे लिए सेट बैठ सकती है, जो मैं कर सकता हूँ। बट तब तक मैं ऑप्शन सेलिंग में अभी नहीं आया था, अभी मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। और अगर मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो साथ में कैश कर रहा हूँ, और बाकी साथ में इन्वेस्टमेंट चल रही है। कोई भी स्टॉक नीचे मिल रहा है अच्छे रेट पे, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। देन क्या हुआ कि देन आ गया 2020 आ गया, ये कोविड क्रैश हो चुका है, वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे आया। बट वहाँ पे ये था कि मैं बिल्कुल नहीं डरा। कोविड पोर्टफोलियो जब मेरा नीचे आया अराउंड, बिकॉज मैंने इन्वेस्ट करना 2018-19 में शुरू किया था, और उसके बाद रिटर्न तो खास मिला नहीं था कुछ, क्योंकि 18-19 में मार्केट ज़्यादा ऊपर गई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही ऊपर गई थी। 20 में जब गिरी तो पोर्टफोलियो मेरा नीचे आ गया 30% 40%। और अब मैं घर वालों को बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको कि मेरा पोर्टफोलियो इस समय इतना नीचे है। बट उनको था कि चल अब ये कोविड आया, ये तो एक लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी सिचुएशन है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। सो वहाँ पे भी मेरे पास जो भी मैंने अर्निंग की हुई थी, जो भी था, उसको मैंने इन्वेस्ट किया। घर वालों से मैंने नहीं मांगा, बिकॉज पता है उनसे मांगूंगा, उनको कहूँगा तो वो तो कहेंगे कि भाई हमारा पैसा है, हमें नहीं लगाना इधर। सो इसलिए मैंने अपना ही पैसा वहाँ पे लगाया। एंड कोविड के टाइम पे मैंने एक अच्छी चीज़ करी कि जितना मेरा पोर्टफोलियो साइज था उस समय, उसका कम से कम 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पोर्टफोलियो 3 लाख का है उस समय, तो मैंने कम से कम 12 से 15 लाख रुपया और ऐड किया वहाँ पे। बिकॉज मैंने जिस शेयर को लाइक देख रखा है 1000 रुपये पे, 2000 पे, वो मेरे को अभी 300-400 पे मिल रहा है। सो मेरे को इतनी तो क्लैरिटी थी कि यार दुनिया तो खत्म होने नहीं वाली है। अगर चलो हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो सभी खत्म है। बट एटलीस्ट कम से कम 10 साल बाद कहीं ना कहीं तो ग्रोथ आएगी ना इनमें। सो मेरा वो माइंडसेट था। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ इन्वेस्टमेंट वाले में। बट ये कि अब 2020 के बाद मैंने ट्रेडिंग भी करनी शुरू करी दी है, लाइक 19 से ही। तो अब 20 में क्या था, मार्केट चलो ऊपर जा रही थी अच्छी खासी, और वहाँ पे मेरे को फ्यूचर्स ट्रेडिंग में थोड़ा बेनिफिट भी हुआ। बट वहाँ पे क्या था, अभी मैंने सारी चीज़ें सीखी नहीं हुई थी, मेरे को इतना पता नहीं था कि नेकड फ्यूचर्स काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। सो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे जनरली मेरी 1 लॉट या 2 लॉट होते थे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर्स के। बट एक दिन ऐसा आया कि मैंने प्रॉफिट भी बना रखा था, सब कुछ था, मेरी कैपिटल भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। देन मेरे पास क्या हुआ कि वो लाइक ऐसा होता है, मार्केट आपको ना खुद ही लाइक अट्रैक्ट कर लेती है। जिस दिन मार्केट ने कुछ ऐसा करना होता है, वो पहले ही आपको फंसा देती है। सो मेरे पास कम से कम 4 से 5 लॉट थे, अभी भी याद है मेरे को। 1 लॉट मेरे पास था, 2 लॉट मेरे पास थे रिलायंस के, 1 लॉट मेरे पास विप्रो का था, 1 लॉट मेरे पास था डॉक्टर रेड्डीज का, और एक और स्टॉक था। ऐसे 4 स्टॉक्स के मेरे पास टोटल मिलाकर 5 लॉट थे फ्यूचर्स में। मतलब मैं रिस्क लेकर बैठा हूं कम से कम 30-35 लाख का, और मेरे अकाउंट में जो कैपिटल थी वो उससे आधी थी सिर्फ। जो बात अपन कर रहे थे वो नहीं थी हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने अपना डिसिप्लिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तोड़ा, और कैरिड अवे हो गया मैं उसके साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आराम से, मार्केट बंद हुई बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे को M2M भी ठीक ठाक दिख रहा है, कोई लॉस नहीं है ज़्यादा। बट सडनली क्या हुआ, शाम को कोई न्यूज़ आई, कुछ हुआ, एंड एकदम से इंटरनेशनल मार्केट्स गिर गई, और मैं देख रहा हूँ अपने SGX निफ्टी को, वो नीचे 2%। अब मेरे को तब फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि यार ये ओवरनाइट फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की हो सकती है। एक तो मेरी पोजीशन साइजिंग उस दिन ज़्यादा है, पूरा रिस्क मैं लेकर बैठा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ कि अगर SGX निफ्टी अभी 2% नीचे दिखा रही है, निफ्टी कल 2% नीचे खुल गई, तो रिलायंस का शेयर चलो थोड़ा हैवी वेट है, वो शायद 1-आधा% नीचे खुलेगा, विप्रो 2% नीचे खुल जाएगा, डॉक्टर रेड्डीज भी 2% नीचे खुल जाएगा। तो मार्केट खुलते ही मेरे को कितना M2M दिखने वाला है नेगेटिव। अब जब वो मैंने कैलकुलेट किया तो मैं हिल गया कि यार ये तो कल मार्केट खुलते ही, मतलब मैं खत्म होने वाला हूँ इस मार्केट से, बिकॉज मतलब मेरी लिमिट से ज़्यादा लॉस होने वाला है मेरे को। सो वो उस रात मैं पूरा बस प्रे कर रहा हूँ कि भगवान किसी तरीके से मेरे को निकाल देना कल सुबह अच्छे से, उसके बाद मैं नेकेड फ्यूचर्स नहीं करूँगा, ओवरनाइट लेकर नहीं जाऊँगा। बट लकीली क्या हुआ, रातों रात SGX रिकवर हुई थोड़ी सी, और हम खुले सिर्फ 0.5% नीचे, और लॉस मेरे को नॉमिनल सा हुआ जो लाइक मैनेजेबल था। मार्केट खुली है 9:15 पे, मैंने खुलते सारी पोजीशन स्क्वायर करी, उसके अलावा कुछ नहीं करा। मैं कहा भाई बस मेरे को ये लॉस से बचा लिया, आगे से मैं नहीं करूँगा ये। पॉपकॉर्न लेके आओ। सो वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, और उस रात में मैंने पता नहीं क्या क्या देख रखा यूट्यूब पे कि बस ये करना नहीं है, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है नेकेड जाकर। सो वो मैं लॉस से बच गया, बट स्टिल एक लॉस हुआ। बट वही बात है कि वो लॉस से मैं सीखा। उसके बाद मैंने आज तक बहुत कम बार नेकेड फ्यूचर्स करा है, करता हूं बहुत बहुत रेयर, अब करता हूं उसको हैज करके। सो उस लॉस से मैंने एक चीज सीख ली कि अगर ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा रहा हूं मैं, तो हैज कर जाना है, बिकॉज कुछ पता नहीं अभी। हालांकि वो 2% का गैप डाउन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, वो तो नॉर्मल कभी भी हो जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि हम जब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें या कोई भी ऐसी पोजीशन बनाएं, हम लेकर चलें कि अगर कल 5% 10% का गैप डाउन हो गया, बिकॉज वैसी सिचुएशंस जो है वो हो सकती हैं, और एक्चुअली वही सिचुएशंस हमारी कैपिटल उड़ाकर जाती हैं। सो इसलिए उसके बाद से मैंने ऐसी प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि अगर कल निफ्टी या मेरा स्टॉक 5% 10% नीचे भी खुल जाता है,
या अगर मैंने शॉर्ट कर रखा है तो वो ऊपर खुल जाता है, तो मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। सो इसलिए फिर उस टाइम के बाद लाइक 2020 मिड के बाद मैंने सीखना शुरू किया हैजिंग के बारे में। वो भी मैंने यूट्यूब से सीखा कि हैजिंग कैसे कर सकते हैं। सो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से जो भी मेरी पोजीशंस बन रही थी फ्यूचर में सारी हैज करके बन रही थी। अब हैज में एक एडवांटेज और मिल गया मेरे को, जहां पे मेरा एक लोट 1.5 लाख का आ रहा था वही आना शुरू हो गया 50,000 60,000 में, तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डबल हो गई। अब जो मैं जिस तरीके का मैं हैज करता हूं ना, एक्चुअली वो ट्रेडिशनल हैज से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें मैं क्या करता हूं, उसमें मैं अपना मैक्सिमम लॉस जो है ना वो डिफाइन करता हूं कि चाहे अगर स्टॉक यहां से 50% भी नीचे चले जाए तो मेरे को 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है पर लोट पे। मैंने वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढी यूट्यूब पे, हालांकि मैंने खुद नहीं बनाई, वो मेरे को एक क्या कैपिटल साइज क्या होएगा उसमें? कैपिटल साइज इतना लगेगा पर लोट पे 50,000 60,000। ओके, मतलब 10-15-20%। हाँ, आपका जा सकता है, मतलब 20% का रिस्क रहेगा आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पे। बट बात यह है कि आप उसमें ना पूरा फ्यूचर का लोट लेकर बैठे हो, तो जब आपको प्रॉफिट होगा वो भी आपको 40,000 50,000 का हो सकता है। मार्जिन कितना लगा मेरा 60,000 लगा, तो लॉस मेरे को अगर 10,000 का भी होता है तो एक्चुअल में वो 15% से ज्यादा का है। बट मैं अगर पूरी कैपिटल पे देखूंगा तो वो एक नॉमिनल सा लॉस है, वो कुछ भी नहीं होगा। बट जब प्रॉफिट होगा तो मेरे को 70,000 1 लाख का भी हो सकता है पर लोट पे। सो फिर मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग वैसे करना शुरू किया हैज के साथ। एंड मैं आपको एक अपने ट्रेड की बताता हूँ कहानी, बिकॉज ये जो मैं अभी हैज करता हूँ ना, ये हमें लॉस से बचा लेता है। कई बार क्या हुआ कि मेरा स्टॉक गैप डाउन 4% 5% भी खुल गया, बट मेरे को टेंशन नहीं है, पता है कि हैज हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लॉस 5,000 6,000 का ही होगा। सो एक बार क्या हुआ, मैंने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई। सो स्टॉक था वो मैकडोवेल्स था, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है, उसका मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया था 760 रुपीज़ के आसपास, और साथ में उसको मैंने हैज कर लिया। मैं जो हैज करता हूँ ना वो मैं इन द मनी पुट्स के साथ करता हूँ। जैसे 760 का फ्यूचर, मतलब 760 पे मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया तो पुट मैंने बाय करी 820 वाली। हाँ, आसपास ही करोगे अगर रिस्क रिवॉर्ड वैसा हाँ, हो तो अब वहां पे क्या हुआ कि वहां से वो चलना शुरू हुआ ऊपर। मेरा 2 लोट मैंने लॉन्ग किए थे, मेरा टोटल मार्जिन लगा अराउंड 1,10,20,000 के आसपास का। अब वहां से वो ऊपर चलना शुरू हुआ। मैंने उसको जल्दी बुक नहीं किया बिकॉज पोजिशनल लेकर चल रहा था मैं उसको। फाइनली मैंने एग्जिट किया 760 वाले को 870 के आसपास, मतलब अराउंड 15% ऊपर। जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा था लाइक 1,20,000 मार्जिन लग रखा था मेरा, उस पूरे ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ अराउंड 1,25,000 के आसपास का। रिस्क मैं लेकर बैठा उतना ही, पर लोट पे 10,000 का, टोटल जाने को मेरा 20,000 ही है। बट जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जब मैंने उसको 15% राइड किया सिर्फ, तो मेरा प्रॉफिट उसमें लाइक मार्जिन अमाउंट में डबल हो गया 100%। हाँ, सो इस तरीके से मैं जो अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड अभी ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ये चीज़ तो ठीक है, बट देन अगर हेजिंग करते भी हो तो व्हाट इज़ योर हेजिंग स्ट्रेटजी? हाउ डू यू पिकअप? किस तरह से पिक करते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आई वांट टू बाय अ कॉल, किसका पुट, कितने कॉल कितने पुट? इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो अंडरस्टैंड हो गया आपने को थोड़ा बहुत। हाँ, उसमें एक्चुअली यही स्ट्रेटजी है कि जहाँ पे भी आप फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो, हाँ, ठीक है, अगर लॉन्ग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप, तो आपको पुट वो बाय करनी होती है जिसमें कि जो लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम से कम 70 से 80% हो। ओके, ठीक है, जैसे मैंने 760 पे लॉन्ग किया तो 820 जो स्ट्राइक प्राइस है वो डीप इन द मनी हो गया। अब वहां पे मेरे को 2 बेनिफिट्स हैं। अगर तो 760 से नीचे आना शुरू हुआ तो 820 वाली जो पुट है वो बिल्कुल तेजी से बढ़ेगी, हाँ, आसपास ही है। हाँ, बट जब ऊपर जाना शुरू होगा तो वो कम भी होगी उतनी तेजी से। बट वही बात है ना, पुट की कम होने की एक लिमिट है। अगर मैंने 50 रुपए का प्रीमियम दिया है तो वो तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, बट जो फ्यूचर्स हैं वो तो जितना मर्जी बढ़ सकता है। सो स्ट्रेटजी यही है कि इन द मनी पुट बाय करता हूं मैं। हालांकि ये थोड़ा डीप, मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इन द मनी पुट जिसमें 70 से 80% का प्रीमियम, सॉरी, इंट्रिंसिक वैल्यू हो और सिर्फ 20% का प्रीमियम हो, उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होती है। बाकी मेन तो फॉलो आपको चार्ट करना है कि हाँ चार्ट पे दिख रहा जाता हुआ या नहीं। हैजिंग के लिए इस चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ साथ में। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा वैसा ही, थोड़ा वाइडर ही है, वेयर इन ठीक है, कॉल बाय कर लिया, सॉरी, यू बाइंग योर पुट्स, इन द मनी भी बाय कर रहे हो, अपना रिस्क थोड़ा मिटिगेट करके चल रहे हो, बट देन यार मार्केट की कंडीशंस देख के, मार्केट की मूवमेंट्स देख के भी तो थोड़ा बहुत चेंज होता होगा ना। वॉलेटिलिटी है, साइडवेज मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो अगर तुम्हें ट्रेड करना है या नहीं करना है, दोनों चीज़ें होंगी। हाउ डू यू डिसाइड? यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ठीक है, हमेशा इन द मनी लेके रखते रहोगे, वो तो अपने आप को बचा रहे हो ना, लेकिन मैं प्रॉफिट पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पैसा कमाने की चांस ज़्यादा आता है, वो दूर रख रहे हो, पास रख रहे हो, किस बेसिस पे रख रहे हो और किस मार्केट पे किस तरह का डिसीजन ले रहे हो? मतलब यू डोंट हैव टू शो अ चार्ट फॉर दिस। वो सारे जो है ना मेरे लाइक बिल्कुल कह लो रैंडम है, ऐसा कोई मैंने प्री डिफाइंड नहीं कर रखा है। अब जैसे अगर विक्स ही समझ लो 25-30 हो गया, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। हाँ, करेक्ट।
हाँ, वो सारी चीज़ें ना आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको विक्स का ही नहीं पता है तो फिर आपको पता ही नहीं होगा उसका साथ में ऑप्शन का बिहेवियर कैसे चेंज होगा। अभी जैसे पीछे रिसेंटली विक्स जो है 12-13 के आसपास आ चुका था, सो वहाँ पे मैंने अपनी ऑप्शन सेलिंग काफ़ी कम कर दी थी, क्योंकि पता है किसी दिन भी स्पाइक हुआ विक्स में तो उल्टा लॉस हो जाएगा अपने को। सो वो चीज़ें तो आपको जब पता होंगी तो तभी है। अब आपको पता ही नहीं है कि विक्स का रोल ही क्या है, तो आप 8 के विक्स पे भी ऑप्शन सेल करते जा रहे हो तो वो किसी दिन भी फंस जाओगे। अब जैसे लास्ट 2 दिन के फॉल में ही विक्स अराउंड 30-35% बढ़ गया। ओके। तो जिसने ओटीएम भी सेल कर रखी थी वो भी थोड़ा फंस गया, उसके भी प्रीमियम्स नाजायज स्पाइक हो गए। अब हालांकि मैंने यहाँ पे ना वो जो लाइक आते हैं हमारे क्या कहते हैं उसको, ग्रीक्स आते हैं, उसके बारे में नहीं समझ रखा। मेरे को सिंपल कह लो साधारण भाषा में बताए कि हाँ अगर विक्स इतना कम चल रहा है तो प्रीमियम्स कम है, ठीक है, और अगर लाइक टाइम इतना रहेगा एक्सपायरी में तो किस तरीके से इफेक्ट होगा ऑप्शन पे, वो सारी चीज़ें आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम डिसीजंस ले सकते हैं अच्छे से। अब मेरे को जैसे समझ लो अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकती है, हाँ, तो फिर मेरी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग बनेगी कि मैं जैसे पुट सेल कर दी मैंने, समझ लो कोई। अब कई बार क्या होता है जैसे मेरे को यहाँ से लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकती है, तो एक तरीका तो वही है कि आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर लो, दूसरा तरीका है फिर ऑप्शन बाय कर लो। ऑप्शन बाइंग जैसे मैंने बताया वो मेरा है ही नहीं, मतलब फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ। 2 ऑप्शन मेरे पास बचते हैं, या तो फ्यूचर्स लॉन्ग कर लिया या फिर पुट सेल कर दी। अब जब मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग है और मेरा रिस्क बहुत कम है तो मैं कई बार डीप इन द मनी पुट भी सेल कर देता हूँ। एग्जैक्टली। जैसे 17,000 पे मार्केट है तो 17,500 का पुट सेल कर दिया। वो सारी चीज़ें आपको ना अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा मार्केट को कि क्या हो रहा है, मार्केट में कैसे हो रहा है। हर बार ऐसा नहीं कि आप एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी से काम करते जाओ और वो स्ट्रेटजी चलती जाए, बिकॉज मार्केट काफ़ी डायनेमिक है, वो रोज चेंज हो रही है, तो उसके साथ आपको चेंज होना ही पड़ेगा, वो तो है। कोई टूल वूल यूज़ करते हैं, ओब्स्ट्रा वगैरह जैसे कुछ होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड हेजिंग? नहीं, ओब्स्ट्रा नहीं यूज़ करता हूँ मैं एक्चुअली ना, सारी कैलकुलेशंस दिमाग में साथ साथ में कर लेता हूँ कि अगर जैसे कोई स्ट्राइक, जैसे कोई जो स्टॉक है वो इतने पे चल रहा है उसका फ्यूचर, तो उसकी कौन सी पुट जो है वो इन द मनी होगी, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा मैं आइडिया लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं काइट यूज़ करता हूँ। काइट में एक्चुअली एक फीचर है बास्केट वाला, यस, तो मैं बास्केट में ऐड कर लेता हूँ उसको। पहले जैसे फ्यूचर ऐड किया, फिर उसके बाद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के पुट्स ऐड करके देखे कौन सा सबसे सूटेबल लग रहा है मेरे को, किस में लिक्विडिटी भी है, तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं चूज़ करता हूँ। ओब्स्ट्रा काफ़ी कम यूज़ करता हूँ मैं उसमें। एनी अदर टूल? जनरली पीपल ये यूज़ करते हैं कि कोई हेजिंग वगैरह? मेरी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी सिंपल रखता हूँ मैं, मतलब ना तो मैं सारा दिन ऐसे स्क्रीन के आगे बैठता हूँ कि हाँ स्क्रीन के आगे बैठकर वैसे लगे कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर भी कहीं जा रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा ट्रेड पता है कि हाँ ये ट्रेड मेरे को लेना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी करके वहीं पे ट्रेड मार दिया और बैठ गए आराम से, ठीक है, हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि वो पोजीशंस पड़ी हैं, पता है कि हैज्ड भी हैं, सब कुछ है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, वो साथ साथ में चल रहा है। सो इसलिए वो मेरा साथ साथ में होता रहता है। बिल्कुल सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल से टूल्स यूज़ करता हूँ, एक ही स्क्रीन यूज़ करता हूँ, एक ही लैपटॉप की। सो उस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। फैंसी काम नहीं करते हैं? नहीं, फैंसी नहीं है फिलहाल तो, कुछ नहीं फैंसी रखा मैंने। ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होती है, मतलब यू डोंट हैव सेट रूल्स। जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखा, यू जंप इनटू इट, निकाल के लाए कुछ और रख दिया और फिर भूल गए अपना, मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये लाइक मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर जाएगी फिर ही बाय करना है, ये होगा तो वही करना है, ऐसा करना है, वैसा कुछ नहीं है। जैसा मार्केट दिख रहा है, अब समझ लीजिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगले 2 महीने तक साइडवेज होने वाली है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले मार्केट की मूवमेंट पता होनी चाहिए, चाहे मार्केट देखो चाहे स्टॉक देखो, वो पता होना चाहिए। अब अगर आपको चार्ट ही नहीं पढ़ना आ रहा है कि चार्ट में क्या होने वाला है, तो फिर तो आप जो मर्जी से स्ट्रैटेजी लगा लो, लॉस ही होने वाला है। अब मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट क्या होने वाली है। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगले 2 महीने साइडवेज होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रैटेजीज वैसी हो जाएंगी कि नीचे का पुट सेल कर दो, ऊपर का कॉल सेल कर दो, साथ में दूर से हेज कर लो उसको। अक्सर टेक्निकलिटीज़ को अपने प्रैक्टिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हो? मतलब ऑन रेगुलर बेसिस ट्रेड तो कर ही रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से भी सीख रहे होगे, बट ये स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिक टेक्निकल, ऑप्शन सेलिंग हो गया या फ्यूचर हो गया, फ्यूचर सेलिंग जैसे भी कर रहे हो, जिस भी फॉर्मेट में हो, हाउ डू यू मेक श्योर कि तुम सीख रहे हो? सर जो भी लाइक मैं वीडियो से सीख रहा हूँ या जो भी है, उसको साथ साथ में अप्लाई करके देखता हूँ मैं कि क्या ये चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जैसे मैंने कोई नई हैजिंग की स्ट्रैटेजी सीखी, बिकॉज सीखना तो देखो मैंने फिलहाल यूट्यूब से सीखा है या जो भी यहाँ पे लोग सिखाते हैं उनसे सीखा है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई अपनी अभी टेक्निक डेवलप करी है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं मेरे को मार्केट्स में। सो ये सारी चीज़ें जब भी मैं किसी से सीखता हूँ उसको मैं जाकर देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्या वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो चीज़ वर्क करती है फिर उस पर कुछ टाइम काम करता हूँ और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ कि हाँ मेरे को ऐसे सूट करेगी, और उसको फिर मैं उस अकॉर्डिंगली करता हूँ। बाकी क्या है कि जैसे मैं बैक टेस्ट काफ़ी करता हूँ। जैसे अभी ये जैसे मैंने आपको बताया कि अभी लर्निंग प्रोसेस मेरा जो वीडियोस वाला है वो थोड़ा कम हो गया,
लाइक मैं 1.5 से 2 घंटा वीडियोस देखता हूँ ऐसी चीज़ों की सीखने वाली। उसके अलावा ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, रात को मेरा एक प्रॉपर फिक्स्ड शेड्यूल है जिसमें कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में ना मैंने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने कम से कम 150 से 200 स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। उनको मैंने सेक्टर वाइज जो है वो क्लासीफाई कर रखा है कि जैसे सीमेंट सेक्टर के अलग डाल दिए, मेटल सेक्टर अलग डाल दिया, बैंकिंग सेक्टर अलग डाल दिया। सो वो मेरी एक प्रॉपर रूटीन है रोज रात को 11-12 बजे बैठकर कि वो सभी स्टॉक्स के चार्ट्स खोलकर देखने एक बार मैन्युअली, और रोज देखना है कि उनमें क्या मूवमेंट हो रही है। सो उस तरीके से क्या है कि मेरे को चार्ट स्टडी थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव होती है, और जो स्ट्रेटजी मैंने सीखी है फिर उसको मैं वहाँ पे अप्लाई कर देखता हूँ कि क्या ये पहले चली है, लाइक पास में ये चीज़ चली है या नहीं चली है, और फिर अगर मेरे को लगता है कि हाँ चल रही है तो फिर उसको फ्यूचर में मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखता हूँ। बाकी फिलहाल एक चीज़ है कि मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, कुछ ईयर से, वो वर्क कर रही है मेरे लिए। सो मैं अभी उन पर स्टिक हूँ, चाहे वो फिर ऑप्शन सेलिंग की हो या फिर वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हो। तो ये एक रूटीन बना हुआ है कि रात को तुमने टाइम पे स्पेंड करना ही करना है जस्ट इन ट्रेडिंग व्यू में जो भी सेव कर रखा है, और ये जो नई चीज़ें लगातार ऐड होती रहती हैं ट्रेडिंग व्यू में, यू कीप ऑन ऐडिंग न्यू थिंग्स। बिल्कुल, अगर कोई स्टॉक, अगर ऐसा भी है, अगर कोई स्टॉक का चार्ट जैसे मेरे को हो रहा है कि लग रहा है ये खराब हो रहा है स्टॉक का चार्ट, मतलब अब मेरे मतलब का नहीं रहा है, उसको उसी समय निकाल देता हूँ मैं, बिकॉज चार्ट्स मैं सिर्फ वही देखता हूँ जिनमें मेरे को लग रहा है कि कुछ है। अब जो कंपनी का चार्ट ही खराब हो गया है, चाहे लॉन्ग टर्म के तरीके से या शॉर्ट टर्म के तरीके से, उसको मैं उसी वक्त निकाल देता हूँ। क्या है, क्या ये खराब सही क्या है, चार्ट कैसे खराब हो गया, मतलब वो क्राइटेरिया यही है कि आपका जो भी अपना सेटअप आपने बना रखा है, जिस बेसिस पे आप देखते हो। जैसे अब मेरा एक बिल्कुल बेसिक जो एक बहुत ही लाइक सिंपल सा सेटअप ये है कि अगर वीकली चार्ट आप देख रहे हो किसी स्टॉक का, ठीक है, वीकली चार्ट में कोई स्टॉक अपनी 200 के एवरेज से नीचे चला गया फॉर एग्जाम्पल वीकली चार्ट पे, सो दैट मीन्स कि उसने अपने पिछले 200 वीक्स की एवरेज तोड़ दी है। सो 200 वीक्स की एवरेज एक काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट एवरेज होती है। करेक्ट। सो अगर किसी स्टॉक ने वो तोड़ दिया तो वो मेरे लिए स्टॉक बचा ही नहीं है, वो मेरी लिस्ट से बाहर है, उसमें ना तो मैं ट्रेडिंग करूंगा ना ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, बट डोंट यू थिंक कि वो एक शायद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है, कुछ हुआ हो, बट उसको शॉर्ट टर्म के लिए मैं निकाल रहा हूँ। अगर फिर मेरे को दिखेगा आता सो उसको ऐड कर लेंगे, बिकॉज वही है कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, ना हमें यहाँ पे किसी के नाम से जुड़ना है कि हाँ मेरे को यही स्टॉक में काम करना है, और ना ही हमें किसी के ब्रांड से मतलब है। हमें तो आफ्टर ऑल ट्रेडिंग में तो हमें प्राइस ही ट्रेड करना है, और इन्वेस्टमेंट में हमें स्टोरी पे वर्क करना है। उसके अलावा मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का बताता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स का तो यहाँ पे हो गया। 2020 के बाद मैं समझ गया कि हैजिंग करके फ्यूचर्स करने हैं, सो वहाँ से मैंने हैजिंग करके फ्यूचर शुरू कर दिया। बट अब उसके बाद प्रॉब्लम यही आई, कई बार क्या हो गया कि मार्केट साइडवेज होनी शुरू हो गई है, ठीक है, और ना ही स्टॉक में मूवमेंट है ना ही मार्केट में मूवमेंट है। सो वहाँ पे देन मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आप तब भी कमा सकते हो जब मार्केट साइडवेज है। तो फिर 2020 के लास्ट में मैंने शुरू किया थोड़ा सीखना ऑप्शन सेलिंग के बारे में। बट वहाँ पे वही है कि ऑप्शन सेलिंग में ना काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है कि सबसे पहले तो जब भी ऑप्शन सेलिंग की बात आती है लोगों को सीधे ऑप्शन चेन दिखा दी जाती है कि ऑप्शन चेन देखो कहाँ पे हाईएस्ट पुट का इंटरेस्ट है, कहाँ पे कॉल का इंटरेस्ट है, और इसका मतलब बड़े प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हैं, मतलब वो बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं। सो मेरे को वो बिल्कुल समझ नहीं आया कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आज पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, आज कॉल का इंटरेस्ट कम हो गया। सो मैं तो वही सोचा कि यार ये तो फिर आपको वही दिखा रहे हैं ना, अगर उनको पता ही है बड़े प्लेयर्स को कि हाँ आप ये ऑप्शन चेन देख रहे हो, तो फिर उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी आपको दिखा दें। करेक्ट, कि हमने आज इधर ओपन इंटरेस्ट कम किया है, इधर बढ़ाया है, आप भी उधर हाँ आ जाओ। तो वो मेरे को चीज़ समझ नहीं आई। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको सिंपल रखते हैं। ऑप्शन सेलिंग में सिंपल चीज़ क्या है कि हम एक तो टाइम का एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अगर मेरे को मार्केट में दिख ही रहा है कि हाँ ये मार्केट अब यहाँ से ट्रेंडिंग होने वाली है, साइडवेज होने वाली है, तो मैं कोई ऐसी फैंसी चीज़ नहीं यूज़ करूँगा। मैं सिंपल सा ये तरीका देखूंगा कि अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रहने वाली है अगले एक महीना, समझ लो 17,000 से लेकर 18,000, मैं चुपचाप 16,700 की पुट और 18,300 400 की कॉल सेल कर दूंगा। कोई उसका मैं थीटा नहीं देखूंगा, कोई गामा, कोई वेगा वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, सिंपल बस ये चीज़ करूंगा। और बस ये ध्यान में रखूंगा कि अगर वो चीज़ नहीं होती है, वो रेंज में नहीं रहती है, वो मेरे अगेंस्ट जाना शुरू होती है, तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। सो ये सिंपल सी चीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया, और फिर ऑप्शन सेलिंग में भी करना शुरू कर दिया मैंने कुछ टाइम के लिए। बट वही बात है कि वहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस था कि नेकड तो करना नहीं है। सो फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग के साथ में हेजिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढनी शुरू करी, ऑनलाइन ढूंढी, यूट्यूब पे कुछ टाइम स्पेंड किया, मेरे को मिल गई स्ट्रैटेजीज अच्छी खासी। फिर उनको सारे को मैंने देखा कि कौन सी अच्छी है, कौन सी मेरे लिए काम करेगी, कैपिटल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। सो उसमें से मैंने अब 2-3 चूज़ कर रखी हैं जिनको मैं अप्लाई करता हूँ। कुछ को मैं वीकली ऑप्शंस में अप्लाई करता हूँ, जहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ वीकली में, बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। सो वीकली में सेलिंग करता हूँ। कुछ ऐसी पोजीशंस मैं बनाता हूँ जो कि मैं मंथ शुरू होने में बना लेता हूँ। ओके, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये महीने के लिए निफ्टी इस पॉइंट से नीचे तो नहीं आने वाली है या इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। सो उस अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बनाकर उसको हैज करके रख देता हूँ, जो कि मेरी एक मंथली इनकम की तरह हो गई।
हम्म। कि हाँ अगर पूरा महीना ऐसा रहा तो वो मेरी महीने में अच्छा खासा मेरे को दे जाएगी। अभी नॉर्मल लेवल पे व्हाट इज द कैपिटल परसेंटेज, ROI परसेंटेज, कैपिटल परसेंटेज नहीं। एक्चुअली लास्ट कुछ मंथ्स में क्या है कि मेरे को थोड़ा ड्रॉ डाउन्स भी हुए हैं, लाइक दिसंबर मंथ में एक मेजर ड्रॉ डाउन हुआ था, उससे पहले भी एक मंथ में हुआ था, बट स्टिल एवरेज मेरा जो निकल कर आ रहा है वो लाइक 3 to 4% निकल आ रहा है मंथली में। ओके। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतना निकल कर आया है एवरेज मेरा। पूरे साल का एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब साल में 40-50% निकाल लिया है। हाँ 4% के आसपास एवरेज है। बिगेस्ट लॉस मेकिंग मंथ में कितना परसेंटेज ड्रॉ डाउन देखा? वो था सितंबर मंथ में था, वो था अराउंड 12% के आसपास। वहाँ पे क्या हुआ, अब वही बात है कि देखिए हम जितना मर्जी सीख लें, हम जितना मर्जी कर लें, हम गलतियां तो करेंगे ही। आज जिसको 15 साल 20 साल हो गए मार्केट में वो भी गलतियां करता है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं। सो मेरे को यह है कि हैजिंग तो करके जानी है। मैं हैजिंग करके गया हुआ था एक्चुअली, वहाँ पे मैंने बजाज ऑटो की पुट सेल करी हुई थी एक। सो मेरे पास 2 लोट थे, 2 लोट सेल किए हुए थे और साथ में मैंने हैज भी किया हुआ था। अब वहाँ से क्या हुआ, वो बजाज ऑटो नीचे आना शुरू हुआ, मेरा एसएल उसने काट दिया, बट मैंने वेट किया बिकॉज वहाँ पे कुछ क्या था, सितंबर मंथ में शायद कोई इवेंट वगैरह था जिस कारण से वो 1-2 दिन मार्केट ज़्यादा लाइक हुआ था, तो मेरे को था कि चल एक्सेस हो गया, वेट कर लेते हैं, बट वो रिकवर नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे मेरा एक थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई कि जो मेरी हैज्ड पोजीशन थी, मतलब हैज पोजीशन में ये है कि एक में आपको लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा था वो तो मैंने बुक कर ली कि चलो एक बार इसको बुक कर लेते हैं, और ये जिसमें लॉस हो रहा है ना एक बार ये भी बात में वापस हो जाएगी। अब वहाँ पे क्या हुआ, मैंने जिस दिन बुक करी वो प्रॉफिट वाली, अब उसके बाद लॉस वाली तो ऊपर ही नहीं आ रही है, वो सेलिंग वाली थी वो और गिरती गई, और इस तरीके से क्या हुआ, मैं देखता जा रहा हूँ, देखते देखते मेरा लॉस बढ़ गया। मतलब जहाँ पे मैं लॉस लेकर चल रहा था 20,000 का पर लोट पे या 10,000 का, वो लॉस मेरे को मिला बाद में 50,000 का पर लोट पे। सो उस वजह से मेरा परसेंटेज जो है वो सारा मतलब खराब हो गया। सो वो एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी, ब्लंडर टाइप था कि मैंने अपना एसएल भी नहीं माना और बाद में मैंने अपनी हैज्ड पोजीशन को भी खाली कर दिया, नेकड कर दिया। एक ट्रेड ने पूरे महीने का बैलेंस खराब कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा खासा मेरा महीना चल रहा था, इवन मैं उस मंथ में पर्टिकुलरली 7 to 8% ऊपर था। काफ़ी अच्छे मेरे फ्यूचर्स के ट्रेड निकले थे, काफ़ी अच्छी ऑप्शन सेलिंग गई थी मेरी, बट वो पर्टिकुलर एक ट्रेड ने मेरा पूरा काम खराब कर दिया उसमें। कई बार होता होगा यार, देखो नेकेड डेफिनेटली डेंजरस है, बट कई बार होता है कि हेजिंग में भी नुकसान हो जाता है, जैसे कि बात कर रहे हैं। हाँ, हैजिंग में नुकसान आपको ना एक लिमिट तक तो हो ही सकता है, जो आपने पहले डिफाइन कर लिया कि 5,000 या 10,000 पर लोट का। उससे ज़्यादा तभी होगा जब आप अपनी डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, आप अपने रूल्स को नहीं मान रहे हो, सो वो तभी होता है। अदरवाइज आपका हैजिंग में एक मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए ना, इज्जत देनी चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वही है कि अगर आप कई बार नहीं भी करते हो, आपसे गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, जहाँ पे भी आप बाद में काट रहे हो काटो, निकल जाओ। वो होता है कई बार, बिकॉज आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस तो हैं ही हैं। सो कई बार हम एसएल नहीं मानते हैं। सो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करते जाओगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि नहीं, एसएल लेकर ही निकलना है, जो मर्जी हो जाए। पर यार पता है कि मार्केट बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कई बार। अब अपन कह देते हैं कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कई बार चलो डिसिप्लिन तोड़ते भी हैं, वी हैव टू सी एंड हाउ इट वर्क्स। बट कभी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया और एक्चुअल में फिर प्रॉफिट कमा लिया? ऐसा तो शायद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरे ना एक्चुअली जो स्टॉप लॉस हैं और जो थोड़े टारगेट्स हैं ना, बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो नहीं पास नहीं, मतलब थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबल बिकॉज हाँ, इंट्राडे जब आप कर रहे हो ना, तो इंट्राडे में तो आपको एक बिल्कुल टिक लाइन मार्क करनी पड़ेगी कि इससे नीचे आया तो मैं एग्जिट हूँ, बिकॉज इंट्राडे में कुछ पता नहीं कितनी जल्दी नीचे चला जाए वो। पोजिशनल में क्या है ना कि अब पोजिशनल में आप एक लाइन नहीं लगा सकते हो स्टॉप लॉस के लिए कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस 230 पे हो गया या 229 पे हो गया। वो कोई ना कोई एरिया होता है कि हाँ ये सपोर्ट है या ये कहीं ना कहीं कोई पैटर्न है, उसके नीचे एक आधा दिन मैं देख लेता हूँ। सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब क्या है ना, जैसे समझ लो कल परसों फॉल आया मार्केट में, कई बार क्या होता है ऐसे फॉल में कोई स्टॉक होता है जो 1-आधा% एक्स्ट्रा गिर जाता है कि हाँ लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए आ गया, कुछ हो गया। सो अगर आप पोजिशनल लेकर बैठे हो और हैज्ड करके बैठे हो तो वो 1-आधा% को आप देख सकते हो कि चल एक आधा दिन देख लेता हूँ, रिवर्स करेगा। 1-आधा% तो ठीक है। आई मीन पीपल हु आर, देखो माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द फैक्ट कि जैसे कि स्टॉप लॉस हिट क्रॉस कर गया है और तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया है और जाए जा रहा है या रुक गया है, वो वहाँ पे मान लो 3% पे रुक गया है बियॉन्ड द स्टॉप लॉस प्राइस, बट तुम्हें एक हंच आ रहा है कि मार्केट अभी उठेगी ऊपर, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट है थोड़ी देर के लिए, एंड देन इवेंचुअली इट डज, वो कर भी जाती है। बट ऐसा कभी यू आर सेइंग नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो बहुत कम। मैं एक्चुअली निकल जाता हूँ स्टॉप लॉस लेकर, उसके बाद फिर अगर होता है मतलब मेरे को घूमता दिखता है तो फिर एंटर कर लो, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। बट एक बार स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ ना, मैं ऐसा क्या करता हूँ ना, देखो मैंने कोई भी ट्रेड बनाया, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मैं उसको लेकर निकल गया हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा ट्रेड वही वाला चल रहा है। अगर मैं फिर से बनाता हूँ ट्रेड, मैं उस ट्रेड को वहीं पे खत्म कर देता हूँ,
उस ट्रेड की याद, उस ट्रेड की सोच मैं अपने दिमाग से खत्म कर देता हूँ। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना हम, तो फिर वो हमें, या तो अगर वो प्रॉफिट वाला ट्रेड था फिर तो वो हमें खुशी देता रहेगा कि हाँ मैंने प्रॉफिट बनाया था, मैंने ऐसा करा था, मेरा एनालिसिस सही गया था। अगर वो लॉस वाला था तो फिर दिमाग में प्रेशर बनता रहेगा कि यार मेरे को लॉस हो गया था, अभी मेरे को रिकवर करना है। ट्रेड आपका खत्म हो गया, उस ट्रेड की याद खत्म कर दीजिए, उसको सोचिए मत कि मेरा ये ट्रेड था। नया ट्रेड बनाइए, वो रिवर्स कर रहा है तो आप उसको एक नए ट्रेड के तरीके से ट्रीट करिए। सो इसलिए मैं तो वहां पे ट्रेड अगर मेरा खत्म हो रहा है एसएल पे, उस ट्रेड को मैं वहीं पे भूल जाता हूँ। पुरानी ट्रेड तुम्हारी एक्स है, भूल जाओ उसको। हाँ बिल्कुल भूल जाओ, याद आती रहेगी वो, बट उसको भूलना पड़ेगा। मूव ऑन विद योर लाइफ, मूव ऑन, बिल्कुल। ओके मैं एक्चुअली जानबूझ के आई विल ट्राइंग टू गेट यू देयर, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ना करके ये एंटिसिपेट करते हैं अपनी दुनिया में कि मार्केट ऊपर जाएगी और शायद मैं कमा लूँ, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस का चलता रहेगा 2%, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ गुड आइडिया। स्टॉप लॉस से निकलो, चाहे उसके बाद चाहो तो लॉन्ग पोजीशन बना लो वहाँ से भी, बट वो अगली ट्रेड है तुम्हारी, तुम्हें यू हैव टू फॉरगेट कि तुमने पहले क्या किया। कुछ रूल्स हैं अपने डेली लाइफ में टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट कि मेरे को ये चीज़ें फॉलो करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि यूट्यूब के वीडियो या ट्रेडिंग व्यू वाला रात को जो देखते हो। रूल्स में मेरे अपने लर्निंग से रिलेटेड और कुछ लाइक कह लो कि मार्केट से रिलेटेड हैं कि एक तो यह कि जब मार्केट चल रही है, मार्केट वर्किंग आवर्स में है, तो तब देखते रहना है, ट्रैक करते रहना उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एंगेज रहना है उसके साथ। ओके बिकॉज आप एक चीज़ करके देख सकते हो, अगर आप थोड़े से एक्टिव ट्रेडर हो, आप 5-6 दिन या एक हफ्ता मार्केट से थोड़ा दूर रहकर देखिए, आपको ना एकदम से थोड़ा अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो जाओगे उससे। अगर आप रोज देखते रहते हो मार्केट को, उसके साथ कहीं ना कहीं रहते हो ना, तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मार्केट मूवमेंट समझ आनी शुरू होती है। तो इसलिए एक मेरा ये है कि जिस दिन मार्केट चल रही है, ओपन है, उस दिन रहना साथ में, मार्केट को ट्रैक करते रहना है और ये नहीं कि मार्केट को छोड़ के चले जाना है, चाहे मैं ट्रेड में हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहना है। उसके अलावा ये है कि चार्ट्स तो देखो, चार्ट्स मेरे लाइक डेली रूटीन का पूरा हिस्सा है, चाहे मैं ट्रेड कर रहा हूँ चाहे मैं नहीं कर रहा हूँ। चार्ट्स मैं ओपन करके रखता हूँ अपने सामने कई बार, कि अगर जैसे कई बार क्या है कि मैं फ्री हो गया हूँ शाम को, मतलब मैंने कंटेंट भी क्रिएट कर लिया अपना, यूट्यूब वीडियोस भी हो गई, रील्स भी हो गई, सब कुछ हो गया है और अभी मैं फ्री हूँ 2-3 घंटे के लिए, मैं सिंपली चार्ट्स ओपन करके बैठ जाता हूँ। हमारी मार्केट तो बंद है तब, बाहर इंटरनेशनल ओपन है, डाउ ओपन है, नैस्डैक ओपन है, उनका चार्ट खोल कर बैठ गए, या फिर उसमें गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया, करेंसीज के चार्ट ओपन करके बैठ गया, उनकी मूवमेंट्स देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बिकॉज चार्ट जितना ज़्यादा हम देखेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा हमें, तो इसलिए वो चार्ट्स मैं देखता रहता हूँ। सो ये एक मेरी प्रॉपर रूटीन है कि चार्ट्स को नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर आप अपने काम से ही डिटैच हो रहे हो, डिस्कनेक्टेड हो रहे हो, तो फिर वही है कि आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो चीज़ मेरी एक रूटीन में है। उसके अलावा प्रॉपर ऐसे कोई रूल्स नहीं है। एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि हाँ अगर मेरी लाइक पोजीशन कोई है, ठीक है, अब नहीं करता हूँ, पहले बहुत करता था। मार्केट क्लोज हो गई 3:30 बजे, बस उसके बाद उस पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, बिकॉज रात को SGX में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे चले गई, बिकॉज उस पर कंट्रोल तो है नहीं अपना। आज SGX अगर 500 पॉइंट चली भी गई नीचे तो मेरे को क्या ही फर्क हो रहा है, लॉस तो कल ही दिखने वाला है ना, तो सीधे सुबह 9:15 देखेंगे। सो इसलिए वो मार्केट बंद होने के बाद पोजीशंस का नहीं सोचना है, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है मार्केट के बाद, और अपने चार्ट्स वगैरह आपको देखना है, वो चीज़ करता हूँ मैं। चार्ट सारा दिन देखते हो, सारी रात देखते हो, जितना भी टाइम मिलता है देखते हो चार्ट्स, बट क्या 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 देखते हो चार्ट्स में? व्हाट डू यू ट्राई टू फाइंड इट? एक्चुअली चार्ट्स देखो क्या है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को जैसे इसका मतलब एक शौक भी था और अभी मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है हिसाब का ये। तो जब मैं चार्ट्स खोल के देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है वो चीज़ मेरे से बात कर रही है। चार्ट्स एक्चुअली स्पीक करते हैं अगर आपको उनकी भाषा समझ आती है। कई बार क्या होता है, मैं जैसे कहीं चार्ट ओपन करके बैठा हूँ, ठीक है, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के देख लिया, बस बैठा हूँ मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे को बोल रहा है, चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई मैं इधर से ऊपर जाने वाला हूँ, मुझे खरीद ले, मुझे खरीद ले, और वो एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप उसको देख रहे हो, आप कम से कम 2-3 घंटे उसको देख रहे हो रोज, वो तभी आपसे बोलेगा। वो आपकी जैसे ना मतलब रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह है कि जो आपसे तभी बोलेगी जब आप उससे बात करने की कोशिश करोगे। सो इसलिए उसको देखते रहो, उसको उससे बात करने की कोशिश करो, वो आपसे खुद बात करेगा। और ये सभी टाइम फ्रेम्स पे अवेलेबल है, सॉरी एप्लीकेबल है। डेली देख रहे हो टाइम फ्रेम तब भी एप्लीकेबल है, वीकली देखो, मंथली देखो, जितना ज़्यादा चार्ट्स को देखोगे ना, पैटर्न सेम ही है, सब कुछ सेम है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस पर ऐसा होने वाला है। तो इसलिए मैं वही चीज़ देखता हूँ, सिंपल चार्ट खोलकर मूविंग एवरेजेस लगाकर बस बैठ जाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, सिंपल चार्ट खोलकर बस उसकी मूवमेंट्स नोट करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि दिख रहा होता है सामने कि हाँ ये चार्ट तो अब साइडवेज है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा साइडवेज होने वाला है, तो वो चीज़ पता है कि ठीक है साइडवेज हो गया। और अगर वो हो जाता है साइडवेज तो ऑटोमेटिकली एक बंदे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ ठीक है ये हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं, बेसिकली
हमारा एनालिसिस सही जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो देखो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, बट ऐसा हमारा एनालिसिस सही जा रहा है। एक बात बताओ, हर एक अगर दो लोगों को बात करनी है ना, एक दूसरे की भाषा समझनी है, सॉरी एक दूसरे की बात समझनी है, तो भाषा होनी चाहिए बीच में, एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर चार्ट को देख रहे हो और चार्ट तुमसे बात कर रहा है तो किस भाषा में बात कर रहे हो? देखो तुमने टाइम लगाया है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज नाउ, कि ये एंटिसिपेशन आ जाती है, परसेप्शन आ जाती है, एंटिसिपेशन आ जाती है। बट वो भाषा जो भी 2-3-4 सालों में सीखे हो, जितने भी साल, वो भाषा क्या है? क्या चार्ट पैटर्न देख रहे हो? साइडवेज होने वाली है 1 घंटा, कैसे कंक्लूड कर दिया? अब कोई लोग कहेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई, चार्ट देख के कैसे बोल दिया? भाषा देखो, भाषा क्या है ना, यहाँ पे हम ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट खुद ही करते हैं। एक्चुअली मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मार्केट तो सिंपल है बहुत। हम बहुत ही उसमें डिफरेंट चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल पे जाओगे तो प्राइस की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो वो अगर प्राइस ऊपर गया, ट्रेंड में गया है कोई, उसके बाद क्या होने वाला है? साइडवेज करेक्शन होने वाली कोई ना कोई, बिकॉज ऐसा तो यानी कि ट्रेंड ही चलता रहेगा। हाँ, ट्रेंड के बाद करेक्शन ही है, और करेक्शन के बाद क्या है? ट्रेंड है। सिंपल सी यही है प्राइस की बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरी है, वो यही है। आपको भी इतना ही समझ जाए, सिर्फ हमने देखा, समझ लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है कोई, ठीक है। अब मैं उस पर देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड मेरे को दिख रहा है 1 घंटे का, कि पिछले 1 घंटे में प्राइस 800 रुपये से 810 आ गया। अब यहाँ पे एक बेसिक मेरी थ्योरी है कि अगर 1 घंटे का ट्रेंड है तो इसके बाद अगर कोई प्राइस साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है या कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो 1 घंटे का ट्रेंड आधे घंटे की कंसोलिडेशन में या 45 मिनट की कंसोलिडेशन में खत्म हो जाएगा। तो अगर उतना टाइम हो गया है ट्रेंड को चले हुए, उतना अकॉर्डिंगली वो साइडवेज हो गया, तो डेफिनेटली उसके बाद ट्रेंड शुरू होने वाला है। सो ये एक बेसिक फंडामेंटली चीज है। ये बस आपको यह कि एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप देखोगे चार्ट्स को। अब ऐसा नहीं कि कोई टाइम फ्रेम, मतलब कोई ट्रेंड 1 घंटे का था तो उसको साइडवेज हुए 10 घंटे हो गए। 1 घंटे के ट्रेंड की कंसोलिडेशन भी आधा घंटा 45 मिनट की होगी। सो वो चीज आपको जब आप देखोगे तो प्राइस आपको बताएगा कि हाँ भाई मेरी कंसोलिडेशन खत्म हो गई है। हर चार्ट को कितनी देर देखना है वो देखो, वो आपका डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे आप वर्क करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हो तो कोई गलत बात है, इंडिकेटर्स भी कर सकते हो, कोई प्राइस पैटर्न्स ढूंढने हैं वो भी करो, कुछ आपकी लाइक आपने वो बना रखा है, स्ट्रेटजी बना रखी है मूविंग एवरेज वाली कुछ वाली, वो भी देखो। जितना टाइम आपको एक चार्ट देखने में लगता है लगाओ। चार्ट्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो एक तरीके से कि कहाँ पे कंफर्मेशंस हो रही हैं या कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कंफर्मेशन की, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है या बनने की कगार पे है, एंड स्टफ लाइक दैट। बिल्कुल एग्जैक्टली। और सिंस ये रेगुलरली करते हो तो यू गेट अ नैक, एक आइडिया होता रहता है कि कल क्या हुआ था, या इसका चल क्या रहा है ट्रेंड, या ये साइडवेज है या बुलिश है। एग्जैक्टली बिल्कुल। बट यार ये तुम्हें कितनी देर लगातार हम कहेंगे ये बात के बाद आएगा? 1.5-2 साल तो मेरे हिसाब से कम देने चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जैसे टेक्निकल सीखा था बिल्कुल नया, तो उस कोर्स में तो बिल्कुल बता रखा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये ऐसे प्राइस पैटर्न बनता है। बट जब मैंने चार्ट खोलकर देखा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा एक्चुअली। सिर्फ मेरे को ऐसे रेड या ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं और मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करनी है, कहाँ पे रेजिस्टेंस करनी है। सो वो चीज़ आप जब कुछ टाइम स्पेंड करोगे, देखोगे, तो फिर ही आपको धीरे धीरे पता लगेगी। शुरू में तो मैं कहीं पे भी ऐसे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, कहीं पे भी सपोर्ट लगा रहा हूँ और कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब वो ट्रायंगल पैटर्न बन भी नहीं रहा है, मैं अपने ऐसे बना रहा हूँ कि हाँ ये ट्रायंगल बन गया। बिकॉज बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने देखा है चार्ट्स को, आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी ऐसी चीज़। सो वो कम से कम आपको पहले 1.5-2 महीने तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ समझने में लगेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे करना है। फिर उसके बाद 3-4-5 महीने आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो 1-1.5 साल का प्रोसेस तो कम से कम है कि आपको चार्ट्स की लैंग्वेज समझ आनी शुरू होगी। यार बट आई लाइक द वे यू सेइंग इट, बिकॉज बहुत सारे लोग ना ट्रायंगल पैटर्न बनाना है या 50 तरह के हों, वो बंदा ज़बरदस्ती खुद ही बनाया जा रहा है कि हाँ है, ये है, खुद को खुश करने के लिए ये बन गया ट्रायंगुलर पैटर्न, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो एक्चुअली देखता हूँ लोग पैटर्न्स कहाँ से लेकर आते हैं। ट्विटर खोल लो, वहाँ पे आपको निफ्टी पे कभी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कभी डबल टॉप बन रहा है, कभी ट्रिपल टॉप बन रहा है, कुछ भी बना रहे हैं लोग। तो वो पता नहीं लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैं तो सिंपल देखो, मैं पैटर्न्स को सेकेंडरी रखता हूँ। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ ना, जो कि बेसिक क्रक्स है मतलब प्राइस का, कि ट्रेंड था उसका कंसोलिडेशन हुई है या नहीं। देखो कंसोलिडेशन किसी ना किसी पैटर्न में होगी, चाहे वो ट्रायंगल में हो जाए, चाहे रेक्टेंगल में हो जाए, चाहे फ्लैग एंड पोल बन जाए। कंसोलिडेशन पूरी हो गई ना, तो उसके बाद एक ही चीज़ होने वाली है, ट्रेंड शुरू होने वाला है, आइदर साइड, यहाँ ऊपर का या नीचे का। तो मैं बस वो ट्रेंड को कैच करने बैठा हूँ। कंसोलिडेशन में या करेक्शन में मैं पैसा नहीं बनाता हूँ। करेक्शन में पैसा बनाऊंगा भी अगर, तो बहुत ही लाइक क्विक कि हाँ सेल किया, ऑप्शन बचा, बाहर निकलो। बिकॉज करेक्शंस होती हैं लोगों का पैसा खत्म करने के लिए। करेक्शंस में किसी का पैसा नहीं बनता है, जिसका बनता है उसका जब ट्रेंड आता है वो सारा पैसा चला जाता है।
बिकॉज वो गलत साइड पे बैठा होता है। सो इसलिए पैसा तो ट्रेंड में बनता है हमेशा। सो वो ट्रेंड डिफाइन करना है अपने को। लेकिन अभी यू सेड इट क्विकली कि यार मार्केट साइड में जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे, यही तो आंसर नहीं पता है। वही तो, वो तो देखो आप पहले, सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको चार्टिंग सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसके बाद उस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस सारा खेल ही वही बात है कि जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के साथ, उतना समझ आएगा। अब आप कहो कि मैंने टेक्निकल चार्ट सीख लिए हैं, मेरे को पता है कैंडल स्टिक क्या होती है, प्राइस पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं, अब उसके बाद आप बैठ ही नहीं रहे हो स्क्रीन पे, कभी एक हफ्ते के बाद चार्ट्स खोल कर देख लिए, कभी दिल किया देख लिया, कभी कर लिया, तो वैसे नहीं काम बनता। आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरा एग्जैक्ट टिक कर बैठना पड़ेगा, फिर ही है। और फिर आप ये कि फिर मेरे हिसाब से तो आपको फंडामेंटल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेक्निकल्स में इतने परफेक्ट हो जाते हो, आप अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी इसके साथ प्लान कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको इतना बताओ कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में है, कौन इसके प्रमोटर्स हैं, बेसिक एक बिजनेस क्या है उनका। उसके बाद चार्ट्स को फॉलो करो, चार्ट साथ में आपको बताते हैं, वीकली टाइम फ्रेम लगाओ, मंथली टाइम फ्रेम लगाओ, तो वो वर्क होता है। वैसे मैं जानबूझ के घुमा फिरा के अराउंड ही पूछ रहा हूँ एक ही सवाल, जानबूझ के। द रीज़न इज मैं तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता हूँ ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, चार्ट्स को लेके या स्पेंडिंग टाइम ऑन इट, उसकी समझ आए। सर मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं, वेदर हम इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाएं, ट्रेडिंग के थ्रू बनाएं, तो हमें ना तो बहुत जो फैंसी जार्गन्स हैं उनकी साइड पे जाना है, ना ही फैंसी चीज़ों की साइड पे जाना है कि हाँ ये इंडिकेटर सीख लिया, ये स्ट्रेटजी सीख ली, वो सीख लिया, कुछ नहीं। मैं आपको अपना एक ट्रेड बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट थी वो एक्चुअली काइंड ऑफ, अभी मैंने अराउंड आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे को अंबुजा सीमेंट्स स्टॉक जो है उस पर एक ब्रेकआउट दिखा था मंथली चार्ट्स पे, ठीक है। वो प्राइस था अराउंड 280-290 रुपीज़ के आसपास का प्राइस था। मेरे को सिंपल ब्रेकआउट दिखा, लाइक 6-7 साल की कंसोलिडेशन थी पूरी, वहां से ब्रेकआउट हो रहा था। मेरे को चलो इतना तो पता है कि अंबुजा सीमेंट्स क्या करती है क्या नहीं करती है, वो पता था एक, बट कोई उनकी रेशो नहीं पता थी, कितना उनका प्रॉफिट है कुछ नहीं पता था, ब्लैंक था मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में। बस इतना पता था कि कंपनी ठीक है, चलो मतलब एक बहुत पुरानी कंपनी है हमारे देश की। मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, 290 के प्राइस पे किया, वहाँ से स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ, सिंपल ब्रेकआउट था, कुछ नहीं था उसके अलावा, ब्रेक ऊपर जाना शुरू हुआ। उसका उसने एक फिर रीटेस्ट किया, थोड़ा सा रीटेस्ट पे ऐड किया, करते करते उस इन्वेस्टमेंट अभी मेरी वो रिसेंटली 600 के आसपास होके आया था। मैंने उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक किया 530-520 रुपीज़ के आसपास। अब वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं पता था उस कंपनी के बारे में कि फंडामेंटली क्या है, बट मैंने पैसा बनाया तो ठीक है, बस उतना ही चाहिए, पैसा बनने से मतलब है ना। अब उस सिंपल सी चीज़ से बना कि ब्रेकआउट था, उस पर मैंने ट्रेड लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट किया, बस उतनी ही चीज़ देखनी है। आप अगर सिर्फ इतना ही देखना चाहते हो, वीकली चार्ट खोल लीजिए, डेली चार्ट खोल लीजिए, कोई भी ऐसी रेंज है जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है कुछ टाइम से, बस उसका ऊपर वाला एरिया मार्क कर लीजिए, जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए, जो चैनल बना दीजिए, जैसे उससे ब्रेकआउट आता है उस ब्रेकआउट पे एंटर कर लीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू होगा कि हाँ ये क्यों हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। इतने टाइम तक उसने कंसोलिडेशन करी थी, उसका ब्रेकआउट आया है तो कोई रीज़न है। हाँ ऐसा भी हो सकता है वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, वो हो सकता है, बट आप वहाँ पे एक एंट्री करके तो देखिए। वही लैंग्वेज है प्राइस की, वो प्राइस यही बताना चाह रहा है कि भाई मैंने इतने टाइम तक कंसोलिडेट किया था, अब मेरे में कुछ हो रहा है और मेरे को मतलब जल्दी हो रही है ऊपर जाने की, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब आपने वो कैच कर लिया, आप एंटर हो गए तो ठीक है। एक स्टॉक में अपना पैसा लगाने, और मैं थोड़ा पोजिशनल या मैं शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म लेवल पे भी कह रहा हूँ, मैं इंट्राडे या ऑप्शंस या फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टॉक में अपना पैसा लगाने से पहले एक चार्ट को कितना टाइम देते हो कि कंफर्मेशन कि अब मैं लगा, और ठीक ठाक पैसा, लाइक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं कह रहा मैं, तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? या एक तो मैंने ना आज से अराउंड 1.5 साल पहले ऐसा किया था कि जितने भी स्टॉक्स हैं लाइक NSE के, उन ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स को जो तब लिस्टेड थे, मैन्युअली उनका चार्ट खोलकर देखा था, हर एक स्टॉक का, चाहे वो छोटे से छोटा स्टॉक 10 करोड़ की कंपनी भी है, 50 करोड़, जितने की भी कंपनी है, हर किसी का स्टॉक का चार्ट खोलकर देखा था। जो मेरे को चार्ट्स लगे थे इंटरेस्टिंग कि हाँ एक अप ट्रेंड में है, मतलब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, यहाँ तो साइड में उसको नहीं देखा। अगर नीचे आ रहा है, मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वो 200 से नीचे चल रहा है तो उसको देखना ही नहीं है, वो मतलब खत्म स्टॉक है मेरे लिए। सो वो मैंने फिल्टर करके अपनी एक पूरी लिस्ट बनाई। अब उन लिस्ट में से मैंने क्या किया, जो स्टॉक्स के चार्ट्स मेरे को ठीक लग रहे थे कि वो किसी ना किसी लाइक पैटर्न में है, कोई कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर कोई अप ट्रेंड में है, ठीक है, उनको मैंने नोटिस करना शुरू किया, वॉच लिस्ट में डाला, उनको मैंने नोटिस करना शुरू किया। अब जैसे जैसे मेरे को उनमें कोई ब्रेकआउट दिखना शुरू हुआ स्टॉक्स में, ठीक है, ऐसे मैं अभी भी करता हूं कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट वाली स्टॉक्स की,
वो लॉन्ग टर्म की जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उन सब स्टॉक्स, उसमें सब स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके चार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बस उनमें मैं वेट करता हूँ कोई भी तरीके की कंफर्मेशन का, आइदर ब्रेकआउट का या कोई प्राइस कंफर्मेशन का, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो जैसे मेरे को वो दिखती है देन मैं जाता हूँ एक बार फंडामेंटल्स पे, बिकॉज फंडामेंटल्स आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल के भरोसे करते जाओ। तो फंडामेंटल्स पे जाकर मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहला तो कंपनी किस सेक्टर की है, क्या करती है कंपनी, देन प्रमोटर्स पे कोई फ्रॉड वगैरह या ऐसे कोई एलिगेशंस ना हो पहले। तीसरी चीज़ एक मैं देखता हूँ डेट, कि डेट ज़्यादा ना हो, मतलब एज कम्पेयर टू देयर इक्विटी। सो बिकॉज अगर चार्ट अच्छा है, डेट ज़्यादा है, तो मैं कहीं ना कहीं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इस मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर मिस भी कर दोगे तो वो अच्छा है। हो सकता है कि उस कंपनी में डेट ज़्यादा हो लेकिन फिर भी वो कंपनी 10 गुना हो जाए, बट चलो मैंने अपने एक सेफ साइड रखने के लिए नहीं इन्वेस्ट किया कि हाँ यार डेट ज़्यादा है, कभी भी कुछ हो सकता है। सो डेट देख लिया। उसके बाद एक चीज़ मैं देखता हूँ, दैट इज़ शेयर होल्डिंग, कि उसमें शेयर होल्डिंग में कैसे बदलाव आ रहे हैं। उसमें मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि रिटेल पब्लिक के पास वो कितना है। रिटेल पब्लिक के पास जितना कम हो उतना ज़्यादा पैसा उसमें मैं लगाता हूँ। ओके, बिकॉज मेरा थीसिस यही है कि जो स्टॉक रिटेल पब्लिक के पास कम है हमेशा वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। फेयर। जिसमें रिटेल भर भर के बैठी है वो स्टॉक नहीं चलता है, जब तक वो रिटेल पब्लिक नहीं निकलेगी तब तक वो स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। सो इसलिए मैं ये एक एज चीज़ देखता हूँ कि हाँ अगर मेरे को रिटेल पब्लिक कम दिख रही है ना तो मतलब वो स्टॉक ही है जो कि वहाँ से 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो यार इस हिसाब से मैं अगर जो आजकल कंट्रोवर्शियल चल रहा है अदानी का स्टॉक, हाँ उसका चार्ट अच्छा है, मैनेजमेंट थोड़ी रेपुटेबल है कह सकते हैं, लेकिन डेट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, और जो फाइनल योर पैरामीटर वाज टुवर्ड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 70% ग्रुप के पास ही है, इंस्टीट्यूशन मतलब विद इन दी बिजनेस ही है, रिटेल के पास बहुत कम है, इंस्टीट्यूशनल भी बहुत थोड़ा शेडी चीज़ें सामने आ रही हैं वैसे आजकल। तो दैट स्टॉक वुड फिट इनटू योर पैरामीटर और नॉट, क्योंकि चार्ट अच्छा है लेकिन डेप्थ ज़्यादा है और ये सब खराब नहीं, वो तो बिल्कुल भी फिट नहीं है। वो तो मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार बताया है कि चार्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मैं इससे दूर हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये भी है कि उसमें रिटेल भी बहुत है और उसमें वो है ना न्यूज़ में बहुत है। देखिए स्टॉक्स में मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हमेशा उस स्टॉक में पैसा ज़्यादा बनता है जो कि न्यूज़ में नहीं है, चुपचाप रहता है, जिसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, वो धीरे धीरे चलते चलते डबल ट्रिपल हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि ये स्टॉक्स एग्जिस्ट भी करते हैं, कोई बात ही नहीं है उनकी, कोई न्यूज़ पे आकर उनकी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, कोई उनके ऐसे ट्विटर पे चार्ट्स शेयर नहीं हो रहे हैं, बट वो चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे चार्ट्स ढूंढने हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। जो कंपनीज हर समय न्यूज़ में रहती हैं और ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें भी हैं, थोड़े लीगल चीज़ें भी उनमें हैं थोड़ी सी, उनसे दूर रहो। मतलब क्या ही फंसी हुई है कि हाँ हमको उनमें पैसा लगाना है। बात तो भैया नहीं कि आपको पैसे अडानी के स्टॉक से कमाने हैं या फिर पैसे कमाने हैं, सो वो बात है। बट एक चीज़ है कि अब अडानी के स्टॉक्स का चार्ट अच्छा एक्चुअली नहीं था। ओके, उसका रीज़न क्या है कि अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स जो भी आप देखोगे वो नीचे जो भी प्राइजेस उन्होंने लगाए हैं, लाइक कोविड में लगाए हैं या उससे भी पहले, वहां से वो 10 गुना 15 गुना हो चुके हैं 2 साल में। अब आप सिंपल सा एक क्वेश्चन वही है कि अगर 15 गुना हो गया है स्टॉक 2 साल में तो उसको रेस्ट चाहिए। अब वो रेस्ट चाहे ऐसी न्यूज़ की फॉर्म में आए या कोई स्कैम के सामने आए, जैसे मर्जी आए, बट उसको रेस्ट चाहिए यार, तो उससे दूर रहो। फेयर। सो इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है। अब जो स्टॉक इतना न्यूज़ में है, इतना डबल ट्रिपल हो चुका है, दूर रहो थोड़ी देर के लिए, उससे वेट करो, आने दो उसको नीचे। क्या बात है। एक्चुअली में जो चीज़ ग्लैमराइज हो जाए स्टॉक मार्केट में, ग्लैमर एक्चुअली नेगेटिव है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। अब जब बहुत सारे लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव भी बात होएगी, नेगेटिव भी होएगी, अट्रैक्ट करेगी पब्लिक को। अभी बिकॉज जो भी लोग देख रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रिसेंट 2-3 साल में आए हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है टाटा मोटर्स की और टाटा पावर की। मेरे को आज भी याद है जब वो स्टॉक्स ऊपर जाने शुरू हुए थे, आज से 1.5-2 साल पहले 20-20%, 25-25% ऊपर गए थे वो एक दिन में, टाटा मोटर्स और टाटा पावर लाइक डबल ट्रिपल हो गए थे वो विद इन फ्यू डेज। तो हर कोई टाटा मोटर्स लेना चाह रहा था, हर कोई टाटा पावर लेना चाह रहा था, हालांकि पता कुछ नहीं है उनको कि कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पे बिजनेस है, क्या चीज़ है, बस लेना है कि ऊपर जा रहा है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, 2 साल हो गए उनको, हिल नहीं रहे वो। सो ऐसा ये नहीं कि अभी एक बार ही हुआ है, आगे भी होगा, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। भागते घोड़े पे अगर चढ़ोगे तो गिरोगे। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगी चीज़। भागते घोड़े पे चढ़ोगे तो गिर जाओगे। स्टॉक भाग रहा है अगर तो उस पर इफ यू ट्राई एंड पुट योर फीट इनटू इट, चांसेस हैं, यू डोंट नो। वो देखिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, मोमेंटम कैप्चर करना है, 2-3%, 5% का कर लिया,
इन्वेस्टमेंट जब करनी है, आप सोच रहे हो 3-4 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना है, तो वो हमेशा उस जगह पे लगाना है जहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं हो रही है। बड़े इंटरेस्टिंग बातें करते हो यार अक्षत, सच में। ये बाकी पता नहीं यूट्यूबर अच्छे बन जाने वाले हो तुम। होपफुली स्कूल में भी या कॉलेज में भी पूछते थे मेरे फ्रेंड्स, अभी भी पूछते हैं कि हम आना चाहते हैं इस फील्ड में, कैसे आएँ। मैं उनको सिंपल सी एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि भाई पैसा जितना भी है, कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन्वेस्ट करते जाओ। शुरू में ट्रेडिंग में मत घुसो, बट दिक्कत वही है कि सबको ट्रेडिंग में घुसना है, बिकॉज ग्लैमर है, लाइफस्टाइल दिखता है लोगों का, ट्रेडर्स का। अब वो कितना सच है कितना नहीं, ये तो देखो वही जानते हैं। तो इसलिए मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेडिंग करनी है, थोड़ी साइड बाय साइड करते जाओ, बट साथ में अपनी कोई चीज़ और एक्स्ट्रा जरूर करो, बिकॉज अकेली ट्रेडिंग तो वही है कि सिर्फ कुछ लोग ही सक्सेसफुल होते हैं अकेली ट्रेडिंग करके। आजकल तुम्हारा रूटीन क्या होता है? लाइक स्कूल कॉलेज देख रहे हो अभी साथ साथ, जैसे हाउ डू यू मेक श्योर के यूट्यूब, कॉलेज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली, अभी तो शादी भी बहुत दूर है, बट ये सब चीज़ें खुद को मैनेज कैसे करते हो? अभी तो जैसे लास्ट मेरे 6 मंथ्स रह गए हैं, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, अभी हॉलीडेज़ हैं। तो जब वैसे कॉलेज डेज होते थे तो रात को मेरा जो है मतलब मेरे को 2-2:30 बज जाते हैं मतलब सोने में, बिकॉज पहले तो थोड़ा सा चार्ट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा कुछ जैसे रिसर्च करनी है अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए भी, वो सारा रात को मैं करता हूँ प्लान, बिकॉज काफ़ी शांत माहौल होता है तब हो जाता है। उसके बाद 2-2:30 बजे जैसे मैं सो जाता हूँ, तो सुबह 7-8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। ओके। अगर मतलब यह कि मार्केट से पहले तो उठना ही है। मार्केट अगर 9 बजे खुल रही है तो एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठना है, चाहे मैं रेडी ना हूँ, बट बैठ जाना है उठ के कि हाँ ठीक है बैठ गए हम। सो 8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ मैं जनरली। एंड देन कॉलेज जब होता है तो फिर 9-9:30 बजे वैसे कॉलेज जाना है, तो उसके लिए कॉलेज के रेडी होके कॉलेज में चले जाता हूँ। एंड कॉलेज ऐसा है कि कॉलेज में आपको टाइम मिल जाता है, लेक्चर में भी अगर आप हो तो आप देख सकते हो, मार्केट्स को साथ में कर सकते हो। और मेरा क्या होता है, मेरा जैसे अगर मैंने कोई ट्रेड लेना भी है तो मेरा एक दिन पहले प्लान होता है कि हाँ अगर ये मेरे को स्टॉक यहाँ पे मिलेगा तो मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ। सो वो अगर मेरे को मिलता है मार्केट आवर्स के दौरान तो मैं ट्रेड मार देता हूँ और ले लेता हूँ। ऐसे मैं ये नहीं कि चार्ट खोल के बैठ गया हूँ, बस मेरे को पता है कि इस लेवल पे अगर आ गया तो मैं एंट्री करने वाला हूँ इसमें। सो वो मेरी एंट्री उसी दौरान हो जाती है, अगर मैं कॉलेज में हूँ तब भी हो जाती है। कई बार मैं एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारा एग्ज़ाम था 4th सेमेस्टर था, हाँ 4th सेमेस्टर था, और हमारा एग्ज़ाम था और मेरी पोजीशन थी, एक ऑप्शन सेलिंग मैंने की हुई थी, और मेरे से मिस्टेक ऐसी हो गई कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, और मेरे पास वो एक्सपायरी की पोजीशन पड़ी हुई थी और मैं एक दिन पहले निकालना भूल गया। तो ना ऐसे मैं एक दिन पहले जनरली निकाल देता था कि हाँ एग्ज़ाम है यार, टाइम तो मिलने नहीं वाला है, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे से गलती से वो पोजीशन रह गई। अब 9 o'clock मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाता था और मार्केट खुलने वाली है 9:15। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ठीक ही खुल रही है, मेरे अकॉर्डिंग खुल रही है, और मतलब वहाँ पे जब भी खुलेगी मेरे को प्रॉफिट होने वाला है खुलते ही, तो मेरे को सिर्फ स्क्वायर ऑफ करनी है पोजीशन कि चलो ज़्यादा प्रॉफिट की तो क्या ही बात है, मैं जितना भी प्रॉफिट मिलेगा मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा। अब टीचर के पास मैं गया, मैंने कहा मैम, ऐसे मैंने मैम को समझाया कि मैम मेरा ना ऐसे मतलब स्टॉक मार्केट के है वो ट्रेडिंग पोजीशन है, तो वो मेरे को स्क्वायर ऑफ करनी है, तो आप मेरे को 15 मिनट बाद सिर्फ जाने दोगे बाहर 2 मिनट के लिए। तो मैम ने सीधा एक आंसर किया, मैम कहते बेटा 15 मिनट बाद आ जाना क्लास में, कोई इतनी जल्दी नहीं एग्जाम देने की, पहले वो कराओ। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब क्योंकि एक तो एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी वाले दिन अगर वो मेरे अगेंस्ट जानी शुरू हो गई तो मेरे को एडिशनल लॉस हो सकता है। सो अब मेरा एग्जाम भी उस दिन अकाउंट्स का था, सो मैं वो 15 मिनट मिस भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं सोचूं अब यार 15 मिनट बाद आऊँ या अभी चला जाऊँ, पोजीशन को क्या करूँगा, ब्रोकर तो स्क्वायर ऑफ कर ही देगा ऑटोमेटिकली बाद में। सो मैंने वो रिस्क लिया कि चलो ठीक है चला जाता हूँ, ऐसे अब 9 बजे चला जाता हूँ, देखा जाएगा। बट वो रिस्क मेरे को काफ़ी भारी पड़ गया, वो मेरी पोजीशन बाद में ब्रोकर ने काटी, लेकिन लॉस में काटी। सो मैं वो सोच रहा हूँ कि मैडम मेरे को जाने देते, बस 15 मिनट बाद मेरा वो पोजीशन थी स्क्वायर ऑफ होनी थी। सो इसलिए वो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो यू पिक्ड पढ़ाई एग्जाम ऑन टॉप ऑफ स्टॉक मार्केट एट दैट पॉइंट इन टाइम, विच मेरे को तो लगता है सही डिसीजन था, कोई बात नहीं, पैसे का नुकसान इज समथिंग, बट इन रेट्रोस्पेक्ट व्हाट डू यू थिंक, वो डिसीजन सही था या नहीं, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, आप वही है कि आपको सारी ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन कब स्क्वायर करनी है। वो मेरी एक दिन पहले मेरे को करनी चाहिए थी, सो मैंने नहीं की, वो मेरी गलती थी। सो उस गलती का वही है कि मार्केट ने मतलब मेरे को डाल दिया, फाइन डाल दिया कि भाई ऐसी गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। सो उसके बाद ये कि कॉलेज जैसे मैं यही है कि अब जब पता है मेरे को कि कंटेंट भी क्रिएट करना है, ट्रेडिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, तो फिर मैं कॉलेज से जल्दी आ जाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज में बाद में फ्री घूम रहा हूँ, जैसे ही लेक्चर्स ओवर हुए 12 बजे 1 बजे जितने बजे भी होते हैं उसी समय घर आ जाता हूँ। 1:30-2 बजे तक मैं घर होता हूँ जनरली,
मतलब अगर कॉलेज है तो। उसके बाद फिर ये कि थोड़ा बहुत रेस्ट करके कुछ खा पी कर 2:30-3 बजे मैं अपने रूम में आ जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरा सारा सेटअप है पूरा प्रॉपर शूटिंग का सब कुछ का। सो यहाँ पे आकर फिर पूरा कंटेंट प्लान करना है, रील्स करनी है या जो वीडियोस हैं वो शूट करनी है, और फिर पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है, मतलब 7-8 पे को बच जाता है इसी काम में। एंड देन उसके बाद 8 बजे से लेकर अराउंड 11-12 बजे तक मेरा होता है फैमिली टाइम। उस टाइम पे मेरे को ना तो मार्केट का पता है कि भाई मार्केट देखनी है, ना मेरे को और किसी चीज़ का है कि हाँ ट्रेडिंग की बात करनी है। उस समय 4 घंटे फैमिली के साथ हूँ पूरा, सब बैठते हैं इकट्ठे बातें करते हैं, बस वो सारा टाइम उसके लिए। 12 बजे के बाद फिर अपनी मार्केट है, वहाँ पे फिर चार्ट्स हैं और फिर अपना जो है वो कंटेंट प्लानिंग है, सब कुछ है वो। दोस्त लोग बाहर घूमना फिरना वीकेंड पे होता होगा? आउटिंग काफ़ी कम होती है, मतलब कि अगर वीकेंड्स पे भी संडे को बहुत कम, लाइक वो भी सिर्फ ये कि शाम को निकालना 1-आधा घंटा 1.5 घंटा उस समय जाना है, और ज़्यादा नहीं है, मतलब आउटिंग्स काफ़ी कम हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा है इशू कि सोशलाइज कम होता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मिस आउट कर रहे हो कुछ चीज़ों को लाइफ में, कि इट्स ओके कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है? हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन शाहरुख खान यही कहते हैं। नहीं, ऐसा खोने वाली बात नहीं है। देखो फिर भैया कि अगर आप सोशलाइज होना भी एक लिमिट तक अच्छा है ना। अब आप सारा दिन ही बाहर बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, बिकॉज ये टाइम में अपना करियर का भी ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज़ों को बिल्ड करना पड़ता है। और ऐसा है नहीं कि हाँ हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारे जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं या ऐसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं इधर भी, उनके साथ ऑनलाइन बात होती रहती है, सो वो हो जाता है। बट ऐसा कोई लगता नहीं कि हाँ मिस कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी क्या है, अभी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपना ट्रेडिंग भी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, चैनल भी बिल्ड हो रहा है, इंस्टाग्राम भी बिल्ड हो रहा है। सो जब ये चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी उसके बाद डेफिनेटली हम कर सकते हैं थोड़ा सा। लाइक आगे क्या था कि जब मैंने 3 से 4 साल वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सारी खुद करी है। सो उस टाइम पे तो मेरे पास लाइक सर हिलाने का टाइम भी नहीं होता Obviously, था, बिकॉज शूट किया, साथ ही में एडिटिंग करनी है, 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, शॉर्ट्स एडिट करने हैं, सब कुछ करना है। बट अभी भैया कि अब चलो सेट हुआ थोड़ा सा सिस्टम, तो हायर कर लिया, अब पता है सिर्फ शूट करना है, उसके बाद सब कुछ टीम देख रही है। सो इसलिए वो चीज़ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लाइक टेंशन कम हो गई। सुपर्ब अक्षत, आई रिस्पेक्ट दिस थॉट मैन के सी ठीक है, आई ऑल्सो लाइक टू सोशलाइज, और इन योर एज ऑल्सो पीपल वुड लाइक टू सोशलाइज, पर कितना, यही तो एज है कि जहाँ पे व्हेन यू आर अवेयर, और पता क्या, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो कि सही समय पे सही एज पे अवेयर हो जाते हैं कि यार मेरे को रास्ता मिल गया है कि मेरे को क्या करना है। आई फाउंड माई मोजो, यू फाउंड योर मोजो, तो वाई डोंट यू वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट? अपने आप को उसमें क्यों नहीं बड़ा करना कोशिश करोगे? और मतलब नहीं करोगे तो इट वुड बी अ वेस्ट, इट वुड बी शेम। वही है, देखो अब आपको अभी मैं अपने ना काम करूँ अपने करियर पे या कुछ, और 2 साल बाद जाकर मैं सोचूं कि यार ना तो मैंने कोई स्किल डेवलप करी, ना ही मैं कहीं पे पहुंचा हूं। हालांकि ऐसा नहीं कि अगर नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे लाइफ में। बहुत सारे लोग 30-35 के बाद भी हुआ है कुछ, मतलब लाइफ में किया है उन्होंने, बट जितना जल्दी शुरू करेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा है। तुमने अपना मज़ा डिफाइन कर लिया है ना? बिल्कुल। तो फिर ज़बरदस्ती जो दुनिया कहती है कि मज़ा वो होता है, वो क्यों करना? जो मुझे लगता है मज़ा वो करूँगा ना मैं। मेरा ऐसा कई बार होता है कि अगर जैसे लग रहा है कि हाँ काफ़ी बर्नआउट हो गया है कुछ, ठीक है यार ज़्यादा ही काम हो गया, अब चलो, तो संडे को या कभी अकेले जाकर बैठ जाता हूँ मैं कभी कैफ़े में कि ठीक है चलो अकेले बैठा हूँ यार। ऐसे मेरे को ज़्यादा सोशलाइज होना बिल्कुल ऐसे पसंद भी नहीं है कि हाँ फ्रेंड, बिकॉज उसमें टाइम काफ़ी जाता है। फिर लाइफ में पैसे को लेके, मनी, क्या पर्सपेक्टिव है तुम्हारा? व्हाट डू यू थिंक कि क्यों, क्या, कैसे इस्तेमाल की जाती है, ये कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी अपने पिछले 3-4 साल करियर में, जो भी है मैंने किया है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमाओ जितना मर्जी, ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, लेकिन खर्चे पे कंट्रोल होना चाहिए। खर्च कितना कर रहे हो उसका पता होना चाहिए, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा है या नहीं है। बिकॉज देखो आप लाखों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, बट अगर आपका खर्चा भी उतना ही है, करोड़ों में खर्चा आपका जा रहा है, तो घर लाकर क्या होगे? कम कमा रहे हो, ज़्यादा मतलब कम कमा रहे हो लेकिन खर्च भी बहुत कम कर रहे हो, तो ठीक रहेगा। सो इसलिए खर्चा मेरे हिसाब से कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। बाकी मनी तो देखो भैया कि लिमिट तो है नहीं, जितनी कमाते जाओगे उतनी भूख भी बढ़ती जाएगी। बट मेरे हिसाब से ठीक है, एक लिमिट अपनी रखनी चाहिए अकॉर्डिंगली कि हाँ जितना फिलहाल मिल रहा है, ये है कि मतलब ग्रोथ करने की भूख होनी चाहिए कि हाँ ग्रोथ करना है, बट सिर्फ मनी को लेकर वो नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ इन द सेंस अपनी लाइक पर्सनैलिटी ग्रोथ होनी चाहिए कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है, नहीं पर्सनैलिटी, मेरे हिसाब से तो पर्सनैलिटी अगर ग्रो हो, स्किल्स ग्रो हो, तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। अगर किसी चीज़ को सिर्फ पैसे के लिए करेंगे या पैसा मेन मोटिव होगा ना, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा चलती नहीं है। यार इतनी क्लैरिटी इतनी यंग एज में, मतलब आई हैव सीन, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, बट
मैं जानने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जनरेशन है, योर द काइंड ऑफ योर एज वी आर टॉकिंग अबाउट, यू गाइज हैव मच मोर क्लैरिटी, पहले से ही पता है कि क्या करना है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जो बड़े थे वो भी यही कहते थे हमारे जनरेशन के बारे में। दिस कंटिन्यूज टू इवॉल्व, ह्यूमन काइंड इज़ इवॉल्विंग, बट स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स या पैसे को लेके लालच या एक क्लैरिटी, ये प्रोसेस ही है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने कैसे सीखा, क्योंकि तुमने नहीं सीखा है, तुमने इवॉल्व किया है खुद को, तुम उस माहौल में रहे हो, खुद को अपने आप को इतना सिचुएशन में ढाला है, ये चीज़ें अपने आप तुम्हें आंसर खुद कर रही है। दिस इज़ नॉट यू आंसरिंग, दिस इज़ द प्रोसेस जो पिछले 4-5 से बन रही है, वो आंसर कर रही है। तुमने कोई किताब से थोड़ी पढ़ा ये बात। बट देन एट द सेम टाइम जो लोग फंस जाते हैं, विच इज़ योर सर्कल एज वेल, जो पैसे की बात कर रहे हैं, ऑल दैट, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मेरे हिसाब से तो उनको जब लगेगी तभी पता लगेगा, कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है तभी होगा। आपको क्या होगा, आप लाइक कुछ टाइम काम करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। देखो लाइफ में मेरे हिसाब से आगे जाकर जब भी आपने कुछ चीज़ सीखी नहीं है ना, तो आपको पैसे के बारे में पता है कि कैसे बचाना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, तो जब आप कुछ टाइम कमाओगे ना तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं एट द एंड में। तो फिर ही आपको हिट होगा कि हाँ यार मैंने सीखा कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो वो एक प्रोसेस है, आपको तभी पता लगता है जब आपको ठोकर लगती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आज इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में मैंने बताया है कि शुरू में जैसे हमें कैश ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर उसके बाद जैसे अपना देखना चाहिए कि हमें क्या सूट कर रहा है, उस अकॉर्डिंगली करना चाहिए। बट स्टिल 90% लोग अभी भी वो चीज़ मानेंगे नहीं। ज़्यादातर लोग शुरू में करेंगे इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग करके देखेंगे, बट जब फिर हाथ जलेंगे तो ही पता लगेगा कि हाँ यार वो बंदा सही कह रहा था, शायद हमने माना होता तब। बट वही है कि मेरे हिसाब से तो मानते नहीं है ज़्यादातर लोग खुद ट्राई करके देखना चाहते हैं। सो खुद ट्राई करके देखोगे तो ही पता लगेगा कि हाँ पैसे की इंपॉर्टेंस है क्या। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो उनको ठोकर लगने देनी चाहिए, वो जितनी जल्दी लग जाएगी उतनी जल्दी समझ जाएंगे वो। और बट जो लोग सच में समझना चाहते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको सेव करना भी, इन्वेस्ट करना भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है हमें कोई भी चीज़। अब मैंने देखे जो कोर्स किया टेक्निकल एनालिसिस का, या जो मैंने बाकी बुक्स से सुना, सब कुछ करा, वीडियोस देखी, उसने आफ्टर ऑल मेरे को रिटर्न दिया ना, और वो रिटर्न परसेंटेज में तो काउंट होने नहीं वाला है, और वो लाइफ लॉन्ग साथ में रहने वाला है। सही है मैन, यू हैव सच अ क्लैरिटी, सच यंग एज में क्या ही बोलूँ। बट देन सच में बड़ा मज़ा आया अक्षत यार, फ्रॉम योर लाइफ टाइम टू योर चार्ट्स के साथ मोहब्बत, और विद द काइंड ऑफ रूटीन दैट यू फॉलो, जगल कर रहे हो, बहुत कुछ हासिल मार रहे हो मैन, यू गोना डू अमेजिंग शिट। बट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड आई मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि तुम्हारे घर का माहौल तुम्हें ये चीज़ अलाउ कर रहा है। योर पेरेंट्स आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड फॉर हैविंग ईच अदर, द वे यू गाइज आर इवॉल्विंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर। मेरी भी यही इल्तिजा है सारे परिवारों से, जो भी यंग पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं अगर, तो अपने बच्चों को प्लीज़ वो अपॉर्चुनिटी देने का मौका दीजिए, और बच्चे भी ये समझें कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, उनको भी अपने फैमिली के दिए हुए पैसे या खुद से कमाए हुए पैसे को भी बहुत इज्जत करनी चाहिए। एंड यही चीज़, दोनों चीज़ें कर ली अगर, देन यू आर अवेयर इनफ, तब समझ आ जाएगी। और फिर पैसा है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, रियल एस्टेट में लगाना है, गोल्ड लगाना है, खुद में इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है करो यार, एफडी कर दो चाहे, नो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स के लिए तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, लाइक जो बच्चे हैं वो कुछ कर रहे हैं अगर, तो पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ कन्विंस कर सकती है, वो है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स लाकर दोगे, पेरेंट्स कन्विंस होंगे, बिकॉज पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं ना। अगर आप कुछ कर रहे हो तो पहले करना सीखो उसको, उसका रिजल्ट्स लाकर दो उनको बताओ कि क्या प्रोसेस है। आज अगर आप स्टॉक मार्केट से 5 लाख 10 लाख रुपया कमाकर अपने पेरेंट्स को देते हो, तो वो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई तूने कैसे करके किया, या मतलब क्यों लाया तू, वो प्रेस करेंगे आपको और समझेंगे कि हाँ कुछ तो कर रहा है, चलो। इसी तरीके से जैसे मैंने किया था, अब जब मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ खुद, तो ठीक है पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, चलो मेरे पहले ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। बट अगर आपके नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए, रिजल्ट्स लाइए। रिजल्ट्स लाओगे तो सपोर्ट करेंगे वो। रिजल्ट्स में उनको लाखों रुपए नहीं चाहिए, उनको बस देख रहे हैं कि तुम कमा रहे हो कुछ, और उनको उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उनको वो चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में गरीब मत रहो, मतलब पढ़ाई भी छोड़ दी, स्टॉक मार्केट कुछ भी कर लिया और बस स्ट्रगल मार रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे जस्ट डोंट वांट टू सी यू पुअर, एंड दैट्स प्रीटी मच हर एक पेरेंट की होती है एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सो मच अक्षत यार, ऑन दिस वीकेंड वी आर सिटिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours
बहुत मज़ा आया इस डिस्कशन में. थैंक यू फॉर हैविंग मी सर. And yeah, it was an amazing experience, man, to listening to you. Especially मैं फिर बार बार ये चीज़ को मैं पता नहीं कितनी बार बोलूँगा, but at such a young age I'm listening all these wisdom points. ये experience से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं तुमने कहीं किताब से पढ़े. That helps a lot of people. Thank you so much. Have a great day and have a great weekend. Nice. Thank you sir. Nice talking to you.